अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, आखिरी मौका है कि एक और ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान की मईशत में जो बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें से एक सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली की कीमत है। चाहे घरेलू सार्फिन हो या फिर इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, उन्हें खित्ते में बहुत महंगी बिजली का सामना है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगे। अगर अब से 10 साल पहले हम बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है। आज बैठकर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली ज़्यादा पैदा हो गई है और ज़्यादा पैदा होने के साथ साथ डिमांड नहीं बढ़ी, बल्कि गुज़िश्ता बरसों में डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से एक मसला क्रिएट हो गया कि हमने पावर प्लांट्स लगाए, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ लगाए, कैपेसिटी पेमेंट उनको देनी पड़ती है। आज अगर 35-35.5 रुपये की फ़ी यूनिट बिजली है तो उसमें तकरीबन 18 रुपये की अगर कैपेसिटी चार्जेस की कॉस्ट है और उस पर मुसलसल डिबेट होती रहती है कि क्या मसला ये है कि हमने महंगे पावर प्लांट्स लगा लिए और उसकी वजह से आईपीपीएस को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, कि आईपीपीएस की तरफ से भी कुछ इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी होती है, या मसाइल दूसरे हैं। ये डिबेट मुसलसल रहती है। हुकूमत रीनिगोशिएट भी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट्स। 94 के जो प्लांट्स लगे, 2002 के जो लगे, उनसे रीनिगोशिएशन हुई। पहले 5 के साथ हुई, कहा गया कि 411 अरब रुपये की बचत होगी, फिर बाकी के साथ हो रही है जिसमें से चंद के साथ और साइन हुआ, 238 अरब रुपये की बचत कहा गया। 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी कहा गया कि जी आने वाले सालों में पाकिस्तान को अरबों रुपए की बचत होगी, मगर मसला अपनी जगह पर खड़ा रहा। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा होता रहा। आज इंडस्ट्री भी परेशान है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है। मसले का हल क्या है और हल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? एक दफ़ा फिर दावे किए जा रहे हैं और हल निकलेगा नहीं। तफसीली बात करेंगे। हमारे पास एक ऐसा पैनल मौजूद है जो इस पर बात भी करता रहा है, इस मामले पर काम भी करता रहा है। इंडस्ट्री से भी लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, आप SAPM हैं ऑन पावर। आपने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है गुज़िश्ता बरसों में। जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसके बाद बहुत शोर मचा IPPS के हवाले से और फिर रीनिगोशिएट हुए कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त भी आपका बहुत अहम किरदार था, अब भी आपका बहुत अहम किरदार है। हमारे साथ गौहर एजाज साहब मौजूद हैं, आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से बहुत महंगी है बिजली, उनके जो रिटर्न्स हैं उस पर गौहर एजाज साहब मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से CEO लकी पावर रुहेल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत वसी तजर्बा है प्राइवेट सेक्टर से आपका। उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि जो तनक़ीद ज़ाहिर IPPs पर होती है वो किस हद तक सिर्फ जज्बात पर मबनी है, ये पॉपुलिस्ट बातें हैं या नंबर्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो पैनल में दोनों तरफ का ओपिनियन हमें मिलेगा। आसिफ इनाम साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन एप्टमा। गुज़िश्ता जो डिबेट थी उसमें भी आप मौजूद थे, आपका भी जो मौक़िफ़ है वो IPPs के हवाले से बहुत क्रिटिकल है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ खालिद मंसूर साहब मौजूद होंगे, आप फॉर्मर SAPM हैं ऑन CPEC, इसके अलावा फॉर्मर CEO हैं हबको, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। खालिद मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अम्मार हबीब खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं, पावर सेक्टर के हवाले से भी अपनी राय रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। हमारे जो पिछली डिबेट्स थी उनमें भी मौजूद रहे हैं, हम उनके का भी मौक़िफ़ इस हवाले से मालूम करेंगे। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपसे, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपकी रिपोर्ट आई, उस वक्त भी जब रिपोर्ट आई तो उसको बहुत सेलिब्रेट भी किया गया, हुकूमत ने कहा बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट भी रीनिगोशिएट हुए। अब IPPs बहरहाल ये कहती रही कि जी हम चाहते हैं कि कोई एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो जो इसको देखे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं। अब भी रीनिगोशिएशन हो रही है, मगर सवाल बार बार ये पैदा हो रहा है कि जी ये कर लें सब कुछ, 2-2.5 रुपये का फ़र्क पड़ जाना, इससे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पावर सेक्टर के मसाइल इससे ज़्यादा बड़े हैं। आप हर तरीके से पावर सेक्टर को समझते हैं, आपकी राय? देखिए, इसमें दो पहलू हैं, एक तो IPPs की निगोसिएशन और दूसरा बाकी और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफ़र हुए वो फॉलो नहीं हुए। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि 2002 की पॉलिसी में एक ही बार बार बात आती है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के साथ या बिजनेसेस के साथ सही सलूक नहीं किया जाता। ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में सुना है। इस बार भी ये बार बार कहा जा रहा है कि जी ये जो रीनिगोशिएशन हो रही है इसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। तो पहले हम ये समझ लें कि क्या पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत पैसे बनाती हैं। पिछले चंद सालों में बैंकों ने बहुत पैसे कमाए हैं, फर्टिलाइज़र ने, शुगर ने, फार्मा ने, फूड ने, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। क्या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रीनिगोशिएट, कोई ऐसी कोई बात हुई है? नहीं हुई है। तो बार बार हम IPPs की तरफ क्यों जाते हैं? देखिए, अगर IPPs, मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते, पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। IPPs के साथ हमने 2012 में SECP ने कोशिश की कि उनके अकाउंट्स देखे जाएं, लेकिन वो स्टे आ गया कोर्ट से, नहीं देख सके।
2017-18 में नेपरा ने कोशिश की कि उनके हीटेड ऑडिट हों, बाकी चीज़ें देखें, वो नहीं हो सका। तो आईपीपीज़ को रेगुलेटर्स को कभी देखने अलाउ ही नहीं किया गया। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। अब दुनिया कोई मुल्क में बता दें कि रेगुलेटर के पास ये राइट ही ना हो कि उनके अकाउंट्स देख सके या उनके ऑपरेशन देख सके। तो इस वजह से बार बार हम इसकी तरफ जाते हैं। तो आईपीपीज़ के साथ जो इशू हुआ है वो ये कि उनके ऑडिट्स नहीं हुए। सेकेंडली उनके जो टर्म्स ऑफर हुए उसमें मैंने अगेन सिर्फ आईपीपी का कसूर नहीं, हमारे अपने लोगों का भी कसूर है, वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट टर्म्स ऑफर हुए थे। उसके अंदर फिर जो पेमेंट्स हुई थी उनको फ्यूल की मद में, जितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ उससे ज़्यादा पेमेंट्स हुई हैं, जितना O&M का खर्चा था उससे ज़्यादा हुई हैं। तो ये चीज़ें सही करने की ज़रूरत तो थी, जो कि पहले भी एक बार हुआ था, काम मुकम्मल नहीं हुआ 2020-21 में, अब फिर से कोशिश की जा रही है। तो ये इंप्रेशन गलत है कि जी वी आर नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली, बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री जिसके ऊपर बार बार हम जाते हैं। उसकी वजह है कि इनके टर्म्स एग्जॉर्बिटेंट हैं। आपको मैं प्रोग्राम देख रहा था आने से पहले, तो उसमें एक कमेंट था कि जी 15% कमाए आईपीपीज़ ने। बिल्कुल गलत है। हमारी रिपोर्ट में तो नंबर्स हमने दिए हुए हैं। अभी भी आईपीपीज़ ने कुछ ने 80%, 70%, 60%, उसमें कुछ फैक्टर डिवैल्यूएशन का भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं वो उसके अंदर हैं। नहीं, मगर वो ये कहते हैं कि इस जो आपकी के नंबर्स हैं वो कहते हैं कि इसका एक हमने ऑडिट ऑफर किया था कि आप एक इंटरनेशनल ऑडिट कराएं, मगर वो हुकूमत ने नहीं कराया उस वक्त, जब 2020-19 की बात। जी, हमने उस वक्त कहा था कि जो आईपीपीज़ की जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे लगे हैं, हमारा आज भी ख्याल है कि वो कॉस्ट ज़्यादा है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज़्यादा हैं बहुत सारे आईपीपीज़। तो उस वक्त हमने कहा था कि इनका एक हम ऑडिट करवा लें या इंटरनेशनल रेट से कंपैरिजन कर लें तो पता लग जाएगा। वो उस वक्त भी नहीं हुआ था, फ्रैंकली वो आज भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब और ना होने की जिम्मेदारी क्या हुकूमत की तरफ है या आईपीपीज़ की तरफ है? नहीं, हुकूमत की तरफ, हुकूमत की तरफ है और हमारे इदारों की तरफ है। फ्रैंकली हुकूमत एज अ गवर्नमेंट कैबिनेट के नीचे बहुत सारे इदारे सेटअप कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेपरा की। नेपरा का एक काम था कि उनकी कॉस्ट वेरीफाई करता, उनकी हीटेड ऑडिट करते, सारा काम नेपरा ने नहीं किया और नेपरा के इसमें बहुत बड़े किरदार है। और आईपीपीज़ ये एतराज़ करते हैं कि फिर हमारा क्या कसूर है, नेपरा की साइड पर था, उन्हें ये सारा का सारा काम करना है। देखिए, फ्रैंकली अकाउंटेबिलिटी टू बी ऑनेस्ट अगर होनी चाहिए तो एक मेरा अपना ख्याल ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर होनी चाहिए जिसमें इंक्वायरी हो कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट के इदारों ने क्या क्या गलत काम किया। क्योंकि हम आईपीपी की तरफ जाते हैं जो कि जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने इदारों ने जो गलत काम किया वो इसलिए देखना चाहिए। हो सकता है कि हम कोई प्रॉपरली इस्टेब्लिश ना कर सकें रॉन्ग डूइंग, लेकिन एटलीस्ट इट विल बी अ लर्निंग एक्सरसाइज और फ्यूचर में हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इस बार जो एक्सरसाइज हो रही है इसके अंदर हम कोशिश, हमारे पास देखें 2 रास्ते थे इस बार। या तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहकर सब चीज़ों को देखते, तो उसको हम कैसे करते कि हम फॉरेंसिक ऑडिट करते या ऑडिट करते कंपनीज़ का। उसके अंदर अगर हम जाते तो एक तो एक्सरसाइज लंबी भी होती। और देखें आईपीपीज़ में जो हमने देखा है बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं। आईपीपीज़ को अलाउ नहीं था बोरोइंग करके और प्लांट सेट करना, दे हैव डन इट। कुछ आईपीपीज़ ने बोरोइंग करके आईपीपीज़ की उस पर हाउसिंग कॉलोनी सेट की, ये हुआ है। फ्यूल की मद में जितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ उससे ज़्यादा पेमेंट हुई हैं। O&M की जो ओरिजिनल कंपनीज थी वो चेंज करके दुबई बेस्ड अपनी पर्सनल कंपनीज बना दी गई। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग व्हिच हैज़ बीन डन। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहकर 6 महीने लगेंगे, 50 लोगों की टीम होगी, सारे आईपीपीज़ को स्टडी कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गवर्नमेंट के पास राइट है टू टेक ओवर दोज प्लांट्स। वी डोंट वांट टू गो दैट राउट बिकॉज बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी। तो हमने क्या किया है कि हम लोगों के साथ बैठ के इसको निगोशिएट कर रहे हैं। कुछ आईपीपीज़ ने कहा, अभी एक आईपीपी ने हमें एक नोटिस सर्व किया हुआ है और कुछ आईपीपी ने लेटर लिखे हैं, तो हम ठीक है, हम उनको ऑडिट कर लेंगे। और हमें पता है कि जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो वो आईपीपी उनके हाथ में भी नहीं रहेंगे, वो सरकार के पास आ जाएंगे। बट वी स्टिल डोंट वांट टू डू दिस आइडियली। तो हम बैठ के इन अ वेरी, अब ये ट्राइंग के कॉर्डियल माहौल में मसला हल हो और इस मसले को जब हल करेंगे। कॉर्डियल, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं इट साउंड्स प्रोफेशनल, बट वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होता कि हमें ये कहा जाता हो ऑफ द रिकॉर्ड, जो बात सामने आ रही है कि जी अगर आप ये नहीं करते तो हम ऑडिट करा लेते हैं। फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। 2020 में भी कहा जाता है कि जी इदारे इन्वॉल्व थे, अब भी कहा जा रहा है कि इदारे इन्वॉल्व हैं। जी देखिए, 2 एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। अभी तक हमने को 5 आईपीपीज़ टर्मिनेट किए हैं। 94 और 2002 में 18 में से हमने 15 साइन कर लिए हैं। कल तक 12 हो गए थे, आज 3 साइन हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर एज आई स्पीक। तो उसमें से 2 आईपीपीज़ ऐसे थे कि जिन्होंने दे वर एक्टिंग वेरी डिफिकल्ट, जैसे हम नहीं करेंगे। इन दी एंड वी सेड ओके, वी विल ऑर्डर योर फॉरेंसिक ऑडिट और हम एक JIT बना देते हैं, हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। एंड दे बोथ अग्रीड, दे बोथ साइंड। तो आई कांट गो इनटू द डिटेल्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब यहाँ पर बात आती है फॉरेंसिक ऑडिट की तो आईपीपीज़ भी मान जाते हैं। देखिए, आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि जो हो गया उसको हमें पास में छोड़ना पड़ेगा।
हमें मुल्क में चीज़ें सही करनी पड़ेंगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज IPPs तो इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ना, जैसे आपने एक और चीज़ यू आर अलूडिंग टू, इसके IPPs के अलावा और रिफॉर्म्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इफ यू वांट वी कैन कम बैक टू दैट लेटर, इफ यू वांट टू कवर द IPPs, आई होल्ड दैट। खालिद मंसूर साहब, आप क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी एसोसिएटेड रहे हैं और पावर सेक्टर में ही, और फिर गवर्नमेंट की तरफ भी आए, जब SAPM थे आप CPEC के, उस वक्त भी आपने पावर सेक्टर के मामला और ये सब करीब से देखे हैं। अब ये डिबेट है पाकिस्तान में, आप किस हद तक समझते हैं कि जी IPPs एक तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थे वो ठीक नहीं हुए, उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी नहीं की उन्होंने, जो मुनाफे कमाए वो बहुत अनरीजनेबल थे, और सही तरीके से अगर अभी भी ऑडिट किया जाए तो उनके प्लांट्स को बाकायदा तौर पर जो अली साहब कह रहे हैं टेक ओवर भी हो सकते हैं, इस हद तक गलत फ़ायदा उठाया गया। ओके मैंने मोहम्मद अली साहब की बात बहुत गौर से सुनी है, और जिस वक्त ये 2012 में जब ये सारा नेगोशिएशन हुआ था, 2019 में तो बहुत क्लोजली मैंने काम किया मोहम्मद अली साहब के साथ, और उसमें एक तो IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें, लेकिन नेवरदीलेस जो फिर डिस्कशन हुई है मोहम्मद अली साहब की जो कमेटी थी, तो उसमें जितने भी IPPs थे उनसे जो जो रिकॉर्ड मांगा गया उन्होंने उसको पेश कर दिया, और उसके बाद जो निगोशिएशन हुई तो मोहम्मद अली साहब कंफर्म करेंगे कि एक्सटेंसिव उनको कंसेशंस दी गई, और सबसे बड़ा इशू था वो था कि डॉलर इंडेक्स थे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो IPP वॉकड अवे फ्रॉम दैट और वो उस डॉलर पे फिक्स कर दिया, और इसके अलावा भी नंबर ऑफ कंसेशन जो दी गई थी, जिसका इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि उसका कलेक्टिव जो इम्पैक्ट था जो कंसेशंस दी IPPs ने, दैट वाज क्लोज टू 840 बिलियन। जी, उस वक्त हुकूमत ने यही क्लेम किया था कि तकरीबन 840 अरब रुपए है का फ़ायदा है, 148 रुपए पर पैक कर दिया है डॉलर को, यानी डॉलर अब गिरे बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिक्स। जी आज जी शाहजेब, मैं ये कह रहा हूँ शाहजेब कि देखिए जो कुछ IPP से कहा गया, मैं इसलिए ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आई वॉज द चेयरमैन ऑफ IPAC, और जो रैशनल रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की, हमने सारे IPPs को उससे मनवाया और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि हमने कलेक्टिवली कभी भी रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। मगर सब फिर ये बात ये हुई ना कि वो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, यहाँ पे भी फिर सवाल उठता है ना कि IPPs माने इसलिए, अब 840 अरब रुपए का मुनाफा कौन छोड़ता है? क्या वो इसलिए माने कि वो ऑडिट नहीं चाहते थे, वरना कौन तैयार होता है इतना बड़ा मुनाफा छोड़ने के लिए? देखिए उसके अंदर मैं वही बता रहा हूँ ना कि बात वो ये थी कि आपको मुल्क के लिए करना है, और जाहिर है कि हम लोग सब पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स ये थी कि मुल्क की बेहतरी के लिए, पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये हमें करना है। और एक जो क्विड प्रो का था वो ये था कि कोई 12-15 साल से जो ओवर ड्यू पेमेंट थी, उन्होंने कहा था वो हम आपको 2-3 किस्तों में अदा कर देंगे। और इसके अलावा ये भी हुआ कि कपल ऑफ टाइम्स इवन नेपरा ने भी कहा कि आप अपनी सारे के सारे रिकॉर्ड को जस्टिफाई करें, वो भी किया गया। बट बॉटम लाइन ये थी कि साइन हो गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट जो चाहिए थे विद द फुल कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके बाद ये हुआ कि जो उनके जो रिटर्न थे जो कि एग्रीड थे वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस भी हुए, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो लॉन्ग ओवर ड्यू पेमेंट थे वो गवर्नमेंट ने अदा कर दी थी। रसब तो फिर जब ये 2020 में हो गया, उसके बाद दोबारा होता है गुज़िश्ता बरस, फिर इस बरस हो रहा है, और मुसलसल ये डिबेट तो अपनी जगह पर मौजूद है कि जो IPPs हैं उनके मुनाफे एक बहुत बड़ा मसला है। अब दूसरी डिबेट ये है इससे 2.25 अरब रुपये 2.25 रुपये का फ़र्क पड़ जाए, शायद मसाइल पावर सेक्टर के ज़्यादा बढ़े। सर मैं वही कह रहा हूँ कि सारी चीज़ को देखिए, मोहम्मद अली साहब का तजर्बा भी है, बहुत रैशनल थिंकिंग भी करते हैं। आप ज़रा इन लोगों के साथ बैठकर लॉजिकली ये देखें कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसका बॉटम लाइन फ़ायदा क्या होगा, आप कितना टैरिफ रिड्यूस कर सकेंगे कंज्यूमर के लिए। और एक चीज़ हमें ये याद रखना चाहिए कि जितनी कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त होती है उसमें मोर देन 50% आर आइदर गवर्नमेंट ओन IPPs और CPEC के IPPs हैं। ठीक है तो ये मेरी गुजारिश यही है कि इसके अलावा जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उस पर आते हुए आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ गुरेजा साहब, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस मामले को उठाया और मुसलसल प्रेस
भी की, टॉक शोज भी किए कि ये बहुत बड़ा मसला है। अब जो बात खालिद साहब कह रहे हैं वही बात जब मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात हुई IPPs की, तो उन्होंने ये बात बताई जो कि रिपोर्ट हुआ कि जी ज़्यादा बड़ा मसला तो जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं 840 अरब रुपए सालाना तो उनको चली जाती है, फिर जो CPEC के प्लांट्स हैं 650 अरब रुपए उनको चली जाती है कैपेसिटी पेमेंट, और वो भी 278 रुपए के डॉलर पर। जो IPP 1994 वाले थे, 2002 वाले थे, तो उन्होंने 148 रुपए पर पहले कर लिया, उसके बाद भी अब कुछ नेगोशिएशन हो रही है, तो इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, ज़्यादा 1.5 पौने 2 रुपए का फर्क पड़ जाना है। ये तो गवर्नमेंट के CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, ये डिबेट 1 जुलाई से चल रही है। मैंने हर चीज़ कौम के सामने हर नंबर रखा था, और उस नंबर में पहला नंबर मैं आपको रिकैप कर दूं कि हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है, और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं। और इसमें जो एवरेज पिछले साल बिजली इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ 12,000 मेगावाट इस्तेमाल हुई है एवरेज। समर विंटर सारों का अगर आप यूनिट इकट्ठे कर लें और 365 दिन और 24 घंटे से डिवाइड कर लें तो टोटल 12,000 मेगावाट पिछले साल इस्तेमाल हुई है। तो इसका मतलब है हमारे पास जितनी इसके अलावा बिजली है वो सरप्लस है। अब जब हम इसकी डिटेल में गए कि हर चीज़ ही तकलीफ़ में चली गई, सनतें बंद हो रही हैं, सनतों का टैरिफ हो गया 38 रुपये 40 पैसे प्लस टैक्सेस, आपके एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल्स का टैरिफ हो गया 60 रुपये, डोमेस्टिक का 60 रुपये, कमर्शियल का 80 रुपये। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने पॉलिसी बनाई कि हम ये तमाम चीज़ें जो भी हमारे को नुकसान है वो हमने कंज्यूमर से लेने हैं। हमारे पास कोई सब्सिडी देने के लिए जो है हम IMF प्रोग्राम में हमने किसी किस्म की नहीं देनी। तो इसका मतलब है जो बिजली नहीं बन रही वो पैसे किसने देने? वो पैसे कंज्यूमर ने देने, और वो पैसे कंज्यूमर ने जब 60 रुपये दिए या कमर्शियल ने 80 दिए तो सबकी चीखें निकल गई। इंडस्ट्री की 38 रुपीज़ पे चीखें निकल गई। मैं और मोहम्मद अली साहब ने केयर टेकर सेटअप में, मैं कॉमर्स इंडस्ट्री देख रहा था, अली जो है वो एनर्जी देख रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि हफ्ते में 3 दिन हम जो है लड़ते ना हों इस बात पे कि ये बिजली का टैरिफ जो है ये कैसे ठीक करना है। ये 1 जुलाई से नहीं शुरू हुई, पहले दिन से जिस वक्त थे तो हम ECC में भी, कैबिनेट में भी, SIFC में भी, मैं इनके दफ्तर नीचे जाता था, ये मेरे पास आते थे, एक ही कहानी थी, ये बिजली का टैरिफ नहीं चल सकता। हमने उस वक्त जो है एक फ़ैसला ये किया था कि जो भी कुछ है डिटेल्स हम जो है वो डिटेल्स को शेयर करेंगे, और नंबर्स जो हैं ये राइट है हर कंज्यूमर का लेने का क्या हो रहा है। अब ये जो नंबर आए सामने वो मैंने आपके सामने 1 जुलाई को पेश किए 2 ट्रिलियन। मुझ पर यह भी सवाल उठता था कि आपने एज फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं अपने केयर टेकर, तो मैंने उसका जवाब भी दिया। हर हफ्ते में 3 दिन ये एनर्जी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हर कैबिनेट में हमारा 3-3 घंटे इस पे बहस होती थी। ये 2 ट्रिलियन आप कह रहे हैं, 2 ट्रिलियन कह रहे हैं, 2,000 अरब रुपए, उसमें से 1,500 अरब रुपए गवर्नमेंट और CPEC के हैं। अब मैं कह रहा हूँ नंबर्स करेक्ट कर लूँ, ये ठीक नहीं है नंबर कि जो 1,500 अरब हम कह रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर पहले आप न्यूक्लियर निकाल दें, न्यूक्लियर हमारा 86% पे चल रहा है, ठीक है, और जितनी कैपेसिटी पेमेंट उसकी जो है वो आ रही है वो कैपेसिटी पेमेंट 9 रुपये से कम है, और वो जो है वो 84% पे चल रहा है, तो वो उसमें कहीं इशू नहीं है। तो पहले 500 अरब रुपए की जो पेमेंट जा रही है उसमें फुल कैपेसिटी चल रही है। अब अगली कैपेसिटी आ जाती है हमारे 3 पावर प्लांट्स की, क्योंकि हम हर चीज़ को सादा कर देते हैं सिंपल के सर कोई मैंने बड़ा जुमला सुना जी 100 अरब रुपए क्या फ़र्क पड़ता है 100 अरब रुपए से, ये तो 1 रुपये यूनिट बनता है, मतलब 100 अरब रुपए 10,000 करोड़ रुपए बनते हैं, कंज्यूमर से लेने में क्या फ़र्क पड़ता है, ले रहे हैं तो ये तो सिर्फ 1 रुपये यूनिट कंज्यूमर्स को पड़ेगा। बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर एक आदमी कहता है कि जनाब मेरे को सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, कितना शाहजेब 1,000 करोड़ मिल रहा है, 10 पैसे बनते हैं, ये क्यों शोर मचा रहे हैं, मुझे 10 पैसे मिलते रहें। एक साहब ने कहा मुझे सिर्फ 3200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मेरा बंद कारखाना है, मुझे 3200 सिर्फ मिलते हैं, तो क्या होगा अगर ये सब कुछ आप ख़त्म कर देंगे तो ये तो 32 पैसे बनेंगे। तो ये सिंप्लीफाई ना करें इन चीज़ों को। पहले तो आप बात करें कि वाटर पावर मिनिस्ट्री खुद भी कहती है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, कि 100 अरब रुपए से 1 रुपए फी यूनिट का पूरे पाकिस्तान के यूनिटों पे डिवाइड करके कोई कहता है मेरा तो सिर्फ 10 पैसे का फर्क पड़ेगा, कोई कहता है मेरा 32 पैसे, ऐसा नहीं है। 3200 करोड़ रुपए 3,200 करोड़ रुपए एक प्लांट को दिए जा रहे थे जो 5 साल से चलता ही नहीं था, ये बंद किया गया। ऐसे प्लांट को 750 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जो चलता ही नहीं था, उसको बंद किया गया। तीसरे प्लांट को बंद किया गया जो कि एक और 3200 करोड़ दे रहा था, चलता ही नहीं था। चौथा प्लांट बंद किया गया जो 600 करोड़ दे रहा था साल के, चलता ही नहीं था।
5वां प्लांट लिया 450 करोड़ रुपए, जो कि चलता ही नहीं था, ये प्लांट बंद हुए। अब जो ये बाकी बात कर रहे हैं हम नंबर ये ले रहे हैं कि जो ये नंबर ये है कि हमारे पास 900 अरब रुपए की इस वक्त कंजम्पशन हो रही है, जिसमें से 500 अरब रुपए की न्यूक्लियर है, 400 अरब रुपए के हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जो 400 अरब रुपए परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ 25% से नीचे चल रहे हैं। पूरे पावर कैपेसिटी अदर देन न्यूक्लियर सब 25% से नीचे चल रही है। सबसे बड़ा मसला कहाँ आ रहा है? सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये प्लांट जो इन्होंने सबसे पहले चुना, जो कि चल ही नहीं रहे थे, और उससे 6000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। लोगों ने कहा सिर्फ 60 पैसे बचत होगी, 6000 करोड़ रुपए। दूसरा इन्होंने उठाया 18 पावर प्लांट। वो कौन से थे? जिनका सारा कर्जा 2002 की पॉलिसी में पे हो चुका हुआ है, सारा कर्जा अदा हो चुका हुआ है। ये अभी खालिद मंसूर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनका डॉलर का रेट उनमें से कुछ प्लांट का, सबका नहीं, 18 का नहीं, मेरे ख्याल में 13 या 14 प्लांट्स का रेट डॉलर की फिक्सेशन हुई थी, उसके अलावा कोई फिक्सेशन नहीं हुई थी। जितनी बाकी इन्वेस्टिगेशन थी बाकी सारी की सारी रुक गई, जो कि अब 18 में से 15 इस वक्त क्लोज किए गए हैं, और उनके साथ ये तय किया गया है कि आप जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे लेंगे, और हाइब्रिड मॉडल दिया है कि O&M के लिए कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये प्लांट चलते रहें। अब पॉइंट ये, एक प्लांट 500 करोड़ रुपए ले रहा था, किस बात के लिए? कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने नफ़े का, सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, आप भी स्टॉक मार्केट जानते हैं, किसी कंपनी को उठा दें, किताब के अंदर 20% इक्विटी लगी थी, किताब के अंदर जो है उसकी इक्विटी की वैल्यू 250 करोड़ रुपए थी, साल का 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट करते रहे। अगर 250 करोड़ रुपए लगा के 300 करोड़ रुपए 15% बनता है तो मुझे शायद हिसाब नहीं आता, मेरे हिसाब तो 250 करोड़ रुपए पे जब 300 बनता है तो 120% नफ़ा बनता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उठा लें, साला साल ये चलता रहा, सारे कर्जे अदा हो गए, हज़ारों करोड़ रुपए नफ़ा कर दे। तो हमारा पॉइंट ये था बस कर दें। हम ये कहीं कह रहे कि पीछे जाएं, हम ये कह रहे हैं यहाँ से आप बस कर दें और यहाँ से वो पैसे लें जिस पैसे की ये बिजली दें। ये मेरा मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ को मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ कि 800 अरब के तो चल रहे हैं, जिसमें 500 अरब रुपए एक और 300, अब रह गया 1.1। ये आप सिर्फ उन प्लांट्स के लिए कह रहे हैं जिनका कर्ज अदा हो चुका है, या उन, क्योंकि 2015 के बाद जो प्लांट्स लगे बहुत बड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स उनकी है, और उनकी तो बहुत बड़ी डेट रीपेमेंट हो रही है। मैं तो अभी 2002 पे आया हूँ कि इसमें 18 में से 15 हो चुके हैं, ये 18 के 18 का डेट पे हो चुका हुआ है, और इसमें सिर्फ खालिस्तान नफा आ रहा है, और उसके बाद ये चल भी नहीं रहे। बगैर चले इनको हर प्लांट को 500 करोड़ देना है। 18 प्लांट जो ये नेगोशिएट कर रहे हैं उनको 9000 करोड़ दे रहे हैं। कहने को तो अब उन्हें सिर्फ 1 रुपये बनता है, 1 रुपये से क्या होएगा? 9000 करोड़ रुपए बंद पावर प्लांटों को इनको भी 5 साल से दे रहे हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ 43,000 मेगावाट का लोड लग गया है, 12,000 मेगावाट की हमारे यहाँ टोटल कंजम्पशन है इस वक्त, बाकी सब बंद है। ये IPP 27,000 मेगावाट है, बाकी 15,000 मेगावाट हाइडल और वो कारखाने हैं जो कि हुकूमत के हैं, जिनका ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अब जो रियल इशू है वो ये है कि ये 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, 800 अरब रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे वो न्यूक्लियर है चाहे वो जो चल रहे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। 1,20,000 करोड़, 1,20,000 रुपये नहीं शाहजेब, 1,20,000 करोड़ रुपए कौम दे रही है बंद पावर प्लांटों को कि ये कैपेसिटी वहाँ लगी हुई है, लग गई है, इनको दो ताकि ये पैसे लें। तो बड़ी खूबसूरती से जिनके कर्ज अदा हो चुके थे, बेहिसाबे 25 साल नफे बंद हो गए। 18 वो जिनके कर्ज अदा हो चुके थे, बेहिसाबा प्रॉफिट कर चुके थे, कोई हज़ारों करोड़ों रुपए में आवाम की जेब से पैसे ले जाके। अब हम कह रहे हैं बात इस बात पे कि ये मसले का नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये 3 प्लांट हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हमारी गर्दन में जो है वो रुके हुए हैं। अब वो कौन से हैं? कोयले के, चल नहीं रहे, शायद 10% कैपेसिटी भी नहीं चल रही। एक प्लांट को हम 13,000, 15,000 और 16,000 करोड़ दे रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए 3 प्लांटों को दे रहे हैं बगैर बिजली बनाए। ये सब इम्पोर्टेड कोल पे बने हुए, चलते ही नहीं है। ये आज 3रा साल है, ये पहला साल नहीं है, 3रा साल है। ये प्लांट जो है इस वक्त 40,000 करोड़ रुपये ये सिर्फ 3 प्लांट का है, जो कि चाइना के, वो बोलते हैं चाइना। उसका हल निकालने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो सकता कि कारखाना लगा दिया है हुकूमत ने अगर, या स्पॉन्सर ने, और वो चल नहीं रहा तो उसको कंज्यूमर को डालना है, वो किसी और मैकेनिज्म से। मैं कहता हूँ, मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं रोहित साहब की तरफ जाऊँगा कि एक सिंगल बायर मॉडल है जिसमें हुकूमत आती है, आपसे कहती है कि जी आप कारखाना लगाइए, आप कारखाना लगाइए, ये आपका गारंटीड रिटर्न है।
उसके बाद आप, और जाहिर है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि जी हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, 6% का हम टारगेट कर रहे हैं। बराबर वाले मुल्क में 8 से 10% की एनुअल ग्रोथ है बिजली की कंजप्शन की इंडिया में। पाकिस्तान में उल्टा नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट अपना प्रॉमिस नहीं मीट करती, कंजम्पशन नहीं बढ़ती, एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करती है, जिसके बाद इकोनॉमी बैठ जाती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है। तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि जी आपका कारखाना क्यों बंद है, जबकि गवर्नमेंट अपने। बड़ा अच्छा सवाल शाहज़ेब, आपने बिल्कुल कहा। मैं कहता हूँ ये सारा कसूर इन आईपीपीज और इन कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसकी वजह से इकॉनमी बैठी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बैठी है, जिसकी वजह से कंजम्पशन टूटी है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों की छतों पे सोलर लगा लिए हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने एक पॉलिसी बनाई, बंद पावर प्लांट, और सबने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर देगा। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड जो है वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गई, क्योंकि हमने नेगेटिव मार्केटिंग की अपनी प्रोडक्ट की। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बंद प्लांटों का, आप कहें 2 लाख करोड़ रुपए लोग खर्चा दे दें, जबकि 80,000 करोड़ रुपए की इक्विवेलेंट कैपेसिटी 40% चल रही हो। नाउ माय एग्जैक्ट पॉइंट हियर इज कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के दरमियान होता है। शाहज़ेब, अगर मैंने आज कमिट किया था कि मैं आपके प्रोग्राम में आ जाऊँगा, और आपने कमिट किया था आप यहाँ पर आज होस्ट करेंगे, तो ये 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, ये एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन मीट करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2 लोगों के दरमियान था, एक हुकूमत और एक आईपीपी। जब हुकूमत कहती है, मोहम्मद अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े नरम अंदाज से, जैसे इनका तरीक़ाकार है, इन्होंने बता के, जनाब इनसे पूछा गया कि आपने जिस कीमत पे लगाया तो वो कीमत भी गलत है, सारे पाकिस्तान को पता है। वो जो इक्विटी लगानी थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, वो इक्विटी भी नहीं लगाई। जो फ्यूल कंजम्पशन दिखानी थी वो भी नहीं दिखाई। जो आपने उसके बाद उसमें O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो भी सारे गलत और अपनी कंपनियों से किए हुए। उसके बाद आपने वो जो फ्यूल लेके आए कैपेसिटी से ज़्यादा, वो सारे मार्केट्स में बेचते रहे, वो भी सारी मार्केट्स जानती हैं। तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ नहीं की जो कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी थी? तो जब ये बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट करा लेते हैं तो सब कहते हैं साइन कर लें, पिछला सवाल ना पूछें, आगे से हम आपको जितनी कैपेसिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब जितनी हम बनाएंगे उतने पैसे देंगे, सब मान क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी बातें जो आपने कही कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, हुकूमत के साथ, आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, और ये इकॉनमी बैठी है इसकी वजह से। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे प्रोग्राम में शामिल करना है, डिबेट हो रही है, हम ज़ाहिर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की भी बात होगी कि किस तरीके से इस मसले से पाकिस्तान को निकलना है, किस तरीके से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। एक ब्रेक करें। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। गुफ्तगू इस वक्त हो रही है पावर सेक्टर के मसाइल पर, मसाइल क्या हैं, सोल्यूशन क्या है। और जब हम ये ट्रांसमिशन ख़त्म करेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि सिर्फ ये नहीं हो रहा होगा कि प्रॉब्लम्स की बात हुई, बल्कि उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। रुहेल साहब, एक जो मसला है, एक तो एस्पेक्ट ये है कि जी मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाया, मगर जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे हैं, गोरे एजाज साहब बात कर रहे हैं, वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी वो नहीं पूरी की गई। अब जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी ना करके मुनाफा कमाया जाए, और एक ऐसे वक्त में जब अवाम मुतासिर हो रहे हों, मुल्क की इकॉनमी के बुरे हालात हों, तो फिर सवाल उठता है। वो कह रहे हैं जितनी जो कैटेगरीज थी, ज़ाहिर उसमें नेपरा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं अली साहब भी, मगर वो पूरी नहीं की और फिर मैसिव मुनाफा कमाया, जो कि क्रिमिनल है, जिसकी वजह से अगर आप ऑडिट के लिए तैयार है तो हो जाएगा। तो मेरा सवाल बार बार ये कि जब इतना इल्ज़ाम लगता है तो ये सारी प्राइवेट कंपनीज अपना ऑडिटेड अकाउंट खुद क्यों नहीं पब्लिक कर देती कि जी ये देखिए झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। थैंक यू शाहज़ेब। आई थिंक 3-4 पॉइंट्स थोड़े से मिक्स हो गए। जो सबसे पहले मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट थी 2019 या 20 की, उसमें 5 प्लांट्स जो RFO के थे वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड हुए थे जो एक्सेस प्रॉफिट्स थे। उस वक्त निगोशिएशंस हुई और उस वक्त वो एस्पेक्ट जो एक्सेस प्रॉफिट्स का पार्क कर दिया गया था इनटू एन आर्बिट्रेशन मोड, राइट। उसके अलावा जो उनकी रिपोर्ट थी कि जी एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट है या वट एवर, दोज रिटर्न्स जो हैं वो $15 हैं या सब जो भी नंबर था, वो ECC अप्रूव था एंड इट वाज अ कॉमन पॉलिसी नंबर फॉर एवरीवन। सही था गलत था वो एक सेपरेट इशू है, बट इट वाज नॉट कि किसी ने रात के अंधेरे में जाके किसी से ब्राइब करके वो नंबर ले लिया था। इट वाज अ पब्लिसाइज्ड नंबर एंड देयर आर नाउ 100 IPPs जो अब सारे पॉलिसी में 2002, 2006, 2015 ये सारे पब्लिसाइज पॉलिसी, इट वाज ओपन फॉर एनीवन टू कम एंड डू इट। सो जो एक्सेस प्रॉफिट्स या जिसकी बात कर रहे हैं ना कि फॉरेंसिक, वो हो सकता है वो 5 प्लांट्स का स्पेसिफिक इशू हो,
बट जनरली एज उन्होंने ख़ुद कहा कि हर इंडस्ट्री में कुछ होंगे जो लोग गलत काम करते होंगे ना, तो बेशक हमारा एटलीस्ट मौक़िफ़ ये है कि उनका ऑडिट करवाएं और उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। तो उसको मिक्स करना इज़ नॉट द इशू। जहाँ दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि जी 2015 में जो है वो एक्सेस मतलब कैपिटल इन्फ्लेट हो गई है वटेवर। ये जो 2015 की पॉलिसी थी, इट वाज नॉट अ कॉस्ट प्लस मैकेनिज्म। ये एक अपफ्रंट टैरिफ नेपरा ने खुद दिया था अपने इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन करके, कि पूछा एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से, पॉलिसी दी। उसके बाद इनफैक्ट सब्सिक्वेंटली PPIB ने तो इनफैक्ट एक पिटिशन दायर की थी, ये कम है आप बढ़ाएं, वो नेपरा ने रिजेक्ट कर दी थी। सो जिन्होंने 2015 में इंक्लूडिंग द चाइनीज़ जिन्होंने ऑप्ट किया था उसके लिए वॉज बेस्ड ऑन एन अपफ्रंट टैरिफ गिवन बाय नेपरा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इन्फ्लेट कर दी कॉस्ट। ये नहीं थी कि जी मैंने 100 रुपये की कॉस्ट थी, मैंने जाके 120 सबमिट की और उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा जी ये टैरिफ है, आपने लेना है तो ले लें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है ना। सो उसको कंफ्यूज करना कि कोई ओवर इन्वॉइसिंग हुई है, विंड वगैरह में कुछ बात हो रही थी, लेकिन विंड की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है। सब इनफैक्ट कॉमन कंज्यूमर भी देख रहे हैं कि जी पैनल्स की कॉस्ट गिरती चली जा रही है, विंड के जो टर्बाइंस हैं उनकी कॉस्ट गिरती चली जा रही है। तो वो एवरी ईयर कॉस्ट गिर रही थी, तो उसके अंदर कहना जी ओवर इन्वॉइसिंग हुई होगी, एक तो लोगों में मुझे नहीं पता। बट जहाँ मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौर साहब, अगर किसी ने नहीं की है अपनी फुलफिल, तो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड गो आफ्टर देम एंड शो देम एंड टीच देम अ लेसन कि जी ओवर इन्वॉइसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मगर जो दीगर एतराज़ात हैं कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी नहीं पूरी की, और इसके अलावा जो मुझे मेरे इल्म में ये है कि उस वक्त 5 RFO प्लांट्स के ऊपर एक्सेस प्रॉफिट्स की उन्होंने नंबर। उन्होंने तो एग्जिस्टिंग बहुत सारे प्लांट्स का बताया कि ये जो कमा रहे हैं। नहीं देखें, वो अब मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। अगर मैंने एक्विटी डाली जब डॉलर 100 रुपये का था और वो डॉलराइज रिटर्न था, आज अगर वो 300 का हो गया तो आपको रुपए में तो ज़्यादा ही लगेगा ना। मतलब बहुत सिंपलिस्टिकली, मैं इतनी सिंपल होती नहीं है, बट 15% अगर मैं डॉलर में हूँ और रुपये 3 टाइम हो गया तो मुझे 45 लगेगा ना वो, तो एक तरह से। तो वो उसको बेशक उसकी आप फॉरेंसिक करा लें कि जी जो ओरिजिनल प्रॉमिस्ड अंडर द पॉलिसी था वो मिला या किसी ने एक्सेस प्रॉफिट कर ली। दैट इज़ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आसिफ ना मुझे आपकी तरफ आना है, बट क्योंकि मोहन साहब आपकी रिपोर्ट के हवाले से सवाल उठे, वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सेसिव प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है वो ज़्यादा डिप्रिसिएशन की वजह से नज़र आ रहा है, और जो दीगर मामला पर भी उन्होंने जवाब दिया आपकी रिपोर्ट के हवाले से। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। खालिद साहब का भी कमेंट था, रोहिल का भी। देखिए, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है और इतना इनोसेंस के साथ भी काम नहीं हुआ। देयर इज़ अ लॉट व्हिच हैज़ हैपेंड एट अ डीपर लेवल। I'll give you a few examples because हमारा मकसद आज यहाँ मिलने का किसी को नेम एंड शेम करना नहीं है, तो we have to be careful with our words. But just a few examples and there are factual examples. अगर इसमें कोई गलत बयानी हो तो I am responsible. लेकिन जब हमने 2020 में नेगोशिएशन की तो पास के एक्सेस प्रॉफिट्स हमने आइडेंटिफाई किए। हमने को अपनी मर्जी से तो आइडेंटिफाई नहीं किए थे, वो तो IPPs की पब्लिश्ड अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए थे, और MOU में हमने अग्री किया कि नेपरा उनको डिटर्मिन करेगा बीइंग द रेगुलेटर। हम चले गए, फिर गवर्नमेंट ने जब फाइनल एग्रीमेंट साइन किया, ऑल्दो मुझे ही बुलाया गया था आर्बिट्रेशन में हेल्प करने के लिए, बट आई वाज अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन बिकॉज इन 2020 जब ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आर्बिट्रेशन नहीं होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। आप क्या चाह रहे थे, आपकी रिपोर्ट की बुनियाद पर आर्बिट्रेशन ना हो तो क्या हो? नहीं, उस वक्त हमने कहा था कि नेपरा इज द रेगुलेटर और नेपरा डिटरमिन करे। फिर आर्बिट्रेशन में चला गया मामला, 4 साल से आर्बिट्रेशन नहीं हुई। आज हम उस मामले को सॉल्व कर रहे हैं। वो जो इंडस्ट्री कहती है कि उस रिपोर्ट को भी हम चाहते थे इंटरनेशनल ऑडिट हो, तो आप रेडी थे इस बात के लिए, करा लेती गवर्नमेंट? नहीं, हम उसके लिए रेडी थे। मैं कह रहा हूँ कि जो पास की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने एस्टैब्लिश की थी, तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है। आज 4 साल हो गए, आर्बिट्रेशन नहीं हुई। अब आप सोचें ना, एक मुल्क के अंदर अगर 4 साल तक एक मैटर को आर्बिट्रेशन में नहीं लिया जाया जा सकता, तो देयर इज रीजन बिहाइंड इट ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। हम उस मामले को भी हेल्प कर रहे हैं, और उसके अंदर जो एक्सेस प्रॉफिट जो कि हमने रिकवर किए हैं पैसे, किसी प्लांट से 4 अरब, किसी से 10 अरब, जो फ्यूल की मद में, जैसे रोयल ने कहा RFO के अंदर फ्यूल की मद में और कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके अंदर O&M की मद में जो एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो हमने रिकवर की है इस बार।
उसके अंदर चूंकि अब 4 साल हो चुके हैं रिपोर्ट को, कुछ कंपनीज का O&M मेजर ओवरऑलिंग करनी है तो वो हमने कंपनीज के पास रहने दिया है, लेकिन जितनी भी पेमेंटें एक्सेस हुई हैं वो हमने रिकवर की हैं। तो एक्सेस हुई थी ना, जब भी तो रिकवर की हैं, ऐसा तो नहीं था। तो जब एक फ्यूल फ्यूल की क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही थी और पेमेंट ज़्यादा की हो रही थी तो वो तो गलत था। यहाँ तक कि जो IPPs के पास O&M के पैसे पड़े हुए थे, ये तो बुक्स पे लिखा है ना, जो O&M के पैसे पड़े हुए थे, देखिए IPPs का मकसद ये नहीं था कि आपको जहाँ बिजनेस करना है उस पैसे से और बिजनेस करें। IPPs इज अ यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ पाकिस्तान। वो जो पैसा है वो IPPs के काम में ही इस्तेमाल होना है। लोगों ने वो जो रिजर्व पड़े हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए, साल के 3-3, 4-4 अरब बने, ये हमारे सामने ऑन द बुक्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अ लॉट हैज़ हैपेंड, राइट। अब जो एक और कमेंट था कि ओवर इनवॉइस्ड, एक ही टाइम पर अगर 2 प्लांट लग रहे हैं, एक $50 मिलियन का लग रहा है, एक $60 मिलियन का लग रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग हैपनिंग। जो इशू है ना हमारे यहाँ, जब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स की भी पेनल्टीज़ लगी हैं इन द पास्ट, हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कि जी $200 मिलियन की पेनल्टी एक हमारे नेबरिंग कंट्री के बिजनेसमैन पे लगी है, वी रीडिंग अबाउट इट। बिकॉज जो लोग ये पेनल्टीज़ लगाते हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ प्रॉब्लम किया पाकिस्तान में कि हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। हम जैसे लोग आते हैं, कमेटियाँ बनती हैं, टास्क फोर्स से बनती हैं, बट दीज आर टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स, तो हम वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि जो खालिद साहब का पॉइंट था, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द पॉइंट्स, लेकिन देखें दो बातों का जवाब अगर मुझे मिल जाए तो आई विल रेस्ट माई केस। पहली बात कि जब SECP एज अ रेगुलेटर कॉर्पोरेट सेक्टर का IPPs की बुक्स, उसने कहा कि हमें इंक्वायरी करनी है कि हमारे ख्याल में आपका एक्सेसिव प्रॉफिट है 2012 में, तो IPPs ने SECP को अपनी बुक्स क्यों नहीं देखने दी? IPPs क्यों स्टे ऑर्डर लाए? उस वक्त तो मेरे सामने IPPs की जो एसोसिएशन के जो हेड थे वो आए थे और मैं उस SECP चेयरमैन था। उन्होंने कहा जी आपको हम ये नहीं करने देंगे। खालिद साहब नहीं थे उस वक्त। नेपरा ने जब हीट रेट ऑडिट की बात की तो क्यों नहीं करने दिया गया? अगर इतना कोशर था सारा मामला तो करने देते। एक बात है कि जी सब कुछ ऑडिट हुआ है, सब कुछ ऑडिट नहीं हुआ। आज तक इस मुल्क में IPPs का हीट रेट ऑडिट नहीं हुआ। अब चूंकि 10-10 साल 20-20 साल गुजर गए हैं तो एफिशिएंसी ऑडिट के जो नंबर्स होंगे वो रेलिवेंट नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर IPPs रेगुलेटर को अपना काम नहीं करने देते और कोर्ट के पीछे जाके वो स्टे ले आते हैं कोर्ट के थ्रू और रेगुलेटर आर डिसफंक्शनल, तो फिर तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल IPPs हैव नॉट डन रॉन्ग, बट द पॉइंट इज कि अ लॉट रॉन्ग हैज हैपेंड, नंबर 1। नंबर 2, 2002 की रिजीम कॉस्ट प्लस रिजीम थी। कॉस्ट प्लस रिजीम क्या थी कि आपको तनख्वाहों के पैसे गवर्नमेंट देगी, इंश्योरेंस के पैसे गवर्नमेंट देगी, स्पेयर पार्ट्स के पैसे गवर्नमेंट देगी, सब कुछ गवर्नमेंट देगी और आपको 15% डॉलरों में IRR मिलेगा। तो फिर अगर आपका रिटर्न 15% से ज़्यादा है डॉलर में तो यू आर मेकिंग मोर ना। वेयर आर यू मेकिंग द मोर फ्रॉम? यू मेकिंग द एडिशनल मनी फ्रॉम फ्यूल एंड O&M। योर एक्चुअल कॉस्ट इज लोअर देन व्हाट यू आर गेटिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अ लॉट रॉन्ग हैज़ हैपेंड ऑल्सो। तो इन चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। It has to be a fair deal for everyone, for the government of Pakistan, for the consumers and for the IPPs, and that's what we are trying to do. ये बड़ी अहम बात है क्योंकि कुछ सवालात आप खालिद साहब के लिए आपने उठाए। मैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आसिफ इनाम साहब को शामिल करना चाहूँगा। इनाम साहब, ज़रा जो डिबेट आप देख ही रहे हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है IPPs के हवाले से, मगर अगर ये IPPs लगे और जो टारगेट किया था हुकूमत ने कि जी हम 6-7% से ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री लगेगी मुल्क में, CPEC के सेकंड फेज़ में इंडस्ट्री आ रही होगी, अगर ये सब हो गया होता तो क्या अभी हम इस वक्त भी कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे होते? या सारा का सारा मसला IPPs की वजह से नहीं, हमारी बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से पैदा हुआ? नहीं, इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से। देखिए, जब आपकी बिजली का रेट जो है वो जब भी आपका रीजन में रैशनलाइज हुआ, चाहे 2-3 साल के लिए हुआ, आपने 8-9% इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आप 2021-22 की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें 28% आपकी LSM ग्रोथ थी। क्यों थी? बिकॉज योर एनर्जी वॉज कम्पिटिटिव। और उस वक्त तकरीबन 2 साल का मजीद होराइजन बाकी था। जैसे ही आपने बिजली 16-18 की, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ -10 और -15 चली गई। आज ना आपके पास, जब कंज्यूमर जो है आपका पाकिस्तान का शहरी, वो गैस, बिजली और फूड के बाद उसके बाद बचता ही क्या है? आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। हमारी 2015 में जो एनर्जी परचेज प्राइस थी वो 8.6 सेंट की थी, अभी तकरीबन इतनी है। बट मसला ये है कि उसमें हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम हो गई, कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ गई। अगर हम कैपेसिटी सही यूटिलाइज कर रहे होते, तरक्की कर रहे होते तो क्या मसले में खड़े? देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि 2016 वगैरह में जब हम शुरू में बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक गलत फ्यूल पे लगे जो पूरी दुनिया में रिडंडेंट हो रहा था, फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल के ऊपर लगने ही नहीं चाहिए थे, शुरू से ही कोल वगैरह जो पूरी दुनिया में हो रहा था वो होना चाहिए था। दैट वाज हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी बिकॉज इट वाज अ रॉन्ग
फ्यूल चॉइस, वो शॉर्टकट के लिए थे। तो वो रॉन्ग फ्यूल जब उसका वो ख़त्म हुआ तो उसकी जगह जो हाइडल और न्यूक्लियर दूसरी तमाम चीज़ें लगी, वो सही चॉइस थी। और अगर आप उसको डबल तो नहीं लगा सकते थे, आप 7% से भी ग्रोथ लगाए। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है, देखिए गवर्नमेंट को, देखिए अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है आपको सर रुपए का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, पूछना कॉम्पेंसेट हो जाता है। अगर आपको सेंट्स में उतना ही मिल रहा है और आपकी डॉलर में एक्सपोर्ट्स हैं, तो इंडस्ट्री ने क्या उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया? कोई बहुत बड़ा इशू था 10 साल पहले कि जी हमारे पास पावर नहीं है, पावर हो तो आप देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कहाँ पहुंच जाएगा, पावर बहुत सारा आ गया, हम एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ सके। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की प्राइस देखें पावर की क्या रही है, 7 से 9 सेंट, 10 सेंट, 11, अल्टीमेटली एक दफ़ा मेरे ख्याल में 15-16 में 13 सेंट गई थी। उस वक्त भी फिर गवर्नमेंट को रिबेट देना पड़ा था और 9 सेंट से ऊपर। जब आपके रीजनल कंपटीशन में प्राइवेट जो कॉस्ट है वो कैसे 5 से, हमारे पड़ोस में वो 5 सेंट कैसे दे रहे हैं, 6 सेंट कैसे दे रहे हैं। और दूसरे जहाँ तक है, मैं तो ये IPP की इस तरीके की नेगोशिएशन के हुई खिलाफ। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो बड़ा रिस्पेक्टफुली डील हो रहा है, ये लोग कदर नहीं कर रहे हैं। और ये नेगोशिएशन हो रही है, आपको इस पर एतराज है? आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं, गंदम की चोरी के साथ क्या होता है, अगर आज आपको पता चले पास्को के गोदाम लूट लिए किसी ने, आप क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का ही था ना, IPP का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तेल आपको एक्स अलाउ था, आपने ज़्यादा लेके उसको बाजार में भेज दिया, आपने चोरी की ना। तो गंदम की चोरी और तेल चोरी में फ़र्क क्या हुआ? वाई डोंट यू डील विद देम लाइक दैट? अगर आपने एक पैटी क्रिमिनल ऑफेंस पे चले गए जो गंदम चोरी और पास्को से और एक ऑयल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है, यू हैव नो राइट टू से कि जी हम सॉर्बिन हैं, हम फलां हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यू हैव बिकम अ पैटी थीफ। आप कहें क्रिमिनल केसेस हो? सर मैं एक दो पॉइंट सॉरी जो रह गए थे, ये जो प्राइस की बात की गौर साहब ने, उसके जी इतनी महंगी हो गई इसलिए इकॉनमी बैठ गई है। रियल प्राइस इंक्रीज़ जो आई है वो पिछली जुलाई में आई है, जो डबल हो गई बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम में गए और उन्होंने कहा जी ये आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है, और तब से वो प्राइस बढ़ के कोई 25 रुपये से कोई 41 या वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो उससे पहले आप सेंट्स में भी देख लें या रुपए में भी देख लें, वो प्राइस वाज वेरी रीजनेबल, जो आपने कहा 7-8 सेंट इसी के करीब थी जो इंडस्ट्री को मिल रही थी। आपने एक और बात भी कही कि देखें 100 IPPs हैं, एज एन इंडिविजुअल IPP वो डिमांड सप्लाई नहीं कर सकता। वो जो सिंगल बायर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो फोरकास्ट करे कि मुझे कितनी डिमांड चाहिए, और उसी तरह से वो प्लांट्स एलोकेट करता है, पॉलिसी बनाता है, वट एवर। 2015 में मैं नंबर देख रहा था, डिमांड 105 बिलियन यूनिट्स या 105,000 गीगावाट आवर थी। उस वक्त आई थिंक गवर्नमेंट ने फोरकास्ट की थी जब PMLN की हुकूमत आई थी 13-14 में कि जी ये 6-7% हमारी ग्रोथ होगी। अगर वो आप परसेंटेज लगा लें तो नेक्स्ट ईयर 2025 में 2 लाख गीगावाट आवर्स या 200 बिलियन यूनिट्स जो है ना वो होने चाहिए थे। आज हम खड़े हैं, KE का मिला भी लें तो 135 पे 125 इस तरह के नंबर थे। इवन जो IGCF बनी है 3-4 साल पे, 2020 की जो सबसे पहली, वॉज फोरकास्टिंग 150,000 गीगावाट आवर्स नेक्स्ट ईयर। सो डिमांड जो है टू ब्लेम इट कि ये बिजली की कीमत बढ़ गई इससे गिर गई, ये तो काफ़ी टाइम से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। 4 साल हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, इस साल भी शुरू के 4 महीनों में नेगेटिव 7%। जो कैपेसिटी पेमेंट जो है ना, जो पिंच कर रही है ना, वो 2 मेन रीजंस के, क्योंकि जब CPEC प्रोजेक्ट्स लगे तो गवर्नमेंट इंसिस्टेड कि आप रुपी लोन ना लें, आप डॉलर लोन लें, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर है ही नहीं टू पे फॉर ऑल दैट इक्विपमेंट। तो वो डॉलर लोन की इंडेक्सेशन हो गई। और दूसरा इस डिमांड, अगर आप वो डिमांड बढ़ा लें जिस तरह आपने भी कहा, तो ऑटोमेटिकली डिवाइज़र कम होगा और ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा। अमर, आपका मौक़िफ़ क्या है इस सारी डिबेट के हवाले से? आप ज़ाहिर इस मामले पर बहुत ज़्यादा लिखते भी रहे हैं, IPPs के मसले पर भी कि जो रीनिगोशिएशन हो रही हैं इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत सारे मुतादिद दीगर मामलों पर भी बात करते हैं, आपका क्या कॉमेंट है इस पूरी डिबेट पर? देखें, बात सारी ये है कि ये सारी चीज़ें जो जैसे डॉलर में बोला 11 सेंट तकरीबन प्राइस बन रही है, अगर 3 से 4 साल से देखें। प्रॉब्लम आती है जब 2022 के स्टार्ट में PKR डिप्रिशिएट हुआ, जब रुपया डिप्रिशिएट हुआ 150 से तकरीबन 280-320 तक गया, तो ऑटोमेटिकली उससे सारी चीज़ें जो हैं वो PKR में रिप्राइस हो गई और एक इन्फ्लेशन का जो है इम्पैक्ट आ गया। वेदर वो IPP की वजह से नहीं है, वो ओवरऑल जो आपकी मैक्रो सिचुएशन है वो उसकी वजह से। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें, इनको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो प्राइस इंक्रीज हमें नज़र आता है वो हमें लार्जली एक मैक्रो सिचुएशन की वजह से नज़र आता है। जहाँ तक बात आती है दूसरी कि जी ये IPP वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, बहुत सारे बातें यहाँ पे हैं कि जी हीट रेट ऑडिट हैज नेवर बीन डन, दैट इज अ रियलिटी ऑन इट्स ओन, यू कैन नॉट डिनाई दिस, ठीक है।
बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी मैं नहीं कहूंगा कि हाउ डू यू मेजर प्रॉफिट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट जो एक कॉस्ट प्लस रिजीम होती है उसके लिए जरूरी होता है कि इट नीड्स टू बी डन इन अ प्रूडेंट एंड जुडिशियस मैनर। अगर किसी चीज को प्रूडेंस और जुडिशियस तरीके से कॉस्ट आप इनकर नहीं कर रहे और उसके अलावा उसके ऊपर भी इफ यू गेटिंग रिटर्न्स ओवर एंड अबव, सो देन यू नो देयर इज अ रीजन के वो एक सर्टेन रैशनलाइजेशन की उसमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें, प्राइस इंक्रीज इज लार्जली जैसे कहते हैं पीकेआर डिप्रिसिएशन रिलेटेड। एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि कैपेसिटी कॉस्ट हमारी जो बनती है जिसको में बहुत शोर मचाया जाता है वो तकरीबन 18 रुपए, 18 में से तकरीबन 10 रुपए जो कॉस्ट है वो सिर्फ डेट की कॉस्ट है, एसेंशियली डेट रीपेमेंट है। जैसे रोयल ने अभी बहुत अच्छी बात करी, फुल कॉस्ट रिकवरी जब हम उस रिजीम पे गए तो उससे सारी कॉस्ट रिकवर हो गई। ये वही वाली बात है कि लेट्स से कि आपने एक मोटरवे बनाया, मोटरवे बनाने के बाद आपने ये बोला कि जो भी उस पर गाड़ी चलेगी उस मोटरवे पे जो टोल है उसका जो डेट है वो भी उस गाड़ी ने देना होगा। तो अगर आप मुल्तान सक्कर हाईवे पे जो टोल है वो 500 रुपए बनता है, आपका वो एक्चुअल टोल फिर जो है 20,000 रुपए बन जाएगा अगर आप डेट भी उसका रीपे करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारे मैक्रो डिसीजंस भी ऐसे लिए गए जिससे इम्पैक्ट जो है इस चीज का वो कंज्यूमर पे आया। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इज वन ऑफ, आई वुड से वेरी लकी इन द सेंस कि वी हैव अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव अ लॉट ऑफ क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, थोड़ी एफिशिएंसी की जरूरत है। एंड द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बोलूंगा अगर इफ वी स्टार्ट ग्रोइंग एट 5% फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कम पड़ जाएगा। आगे के लिए देखना चाहिए व्हाट्स डन इज डन, बट किस तरह बेहतर तरीके से किया जा सकता है, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मगर अब जब आप डेट की बात करते हैं कि जो 18 रुपये में से एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है तकरीबन 9 रुपये तक का वो डेट का है, तो क्या ये गलत किया गया कि 10 साल की अपफ्रंट डेट रीपेमेंट पर हमने ले लिया, हमें लंबा लेना चाहिए था? मगर उसमें सवाल ये है कि क्या उस वक्त हमें कोई देने को तैयार भी था? उस वक्त की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जी एक तो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, इतने लंबे टेन्योर के कर्जे हमें देने को तैयार नहीं थे। देखिए, अभी आप किसी बैंक के पास चले जाएं, उससे बोलेगा आपको जो है 20 साल का डेट दे दे, कोई नहीं देगा। हमारा वो टर्म स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, द शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट एग्जिस्ट कि कोई आपको 20 साल का डेट दे। हुकूमत जो है 10 साल का डेट लेने में जो है बहुत कम वो करती है, 20 साल का डेट तो कभी कभार ही उठाती है। तो वो हमारे वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वो लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसपे आप 15 साल का या 20 साल का डेट उठा सकें। तो कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्यों 20 साल पे देगा? और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है। जो ये ज्यादातर डेट है वो हाइडल के लिए है, वो न्यूक्लियर के लिए है। ये एसेट्स हैं कि यूजफुल लाइफ है 70 ईयर्स 60 ईयर्स प्लस। 10 साल में डेट उतार रहे हैं, 11वें साल में दिस विल गेट चीपर। सो एक लॉन्गर टर्म व्यू जो है वो लेना जरूरी है। दिस इज व्हाई आई से कि ये व्हेन वी मूव ऑल ऑफ दीज, जैसे कहते हैं ना, रीपेमेंट्स टू द कंज्यूमर, उससे बर्डन ज्यादा बनता है। अगर ये सॉवरन लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ये चीज मैनेज हो तो ये बहुत एक डिफरेंट कैलकुलेशन बनेगा। जो गौर साहब कह रहे हैं कि बात पर यूनिट में करके इशू को छोटा कर दिया जाता है, वो कि हज़ारों करोड़ का मसला होता है और कह दिया जाता है जिससे क्या कुछ 70 पैसे का फ़र्क पड़ जाना है, 1 रुपये का फ़र्क पड़ जाना है। तो ये मसला वाकई इतना बड़ा है आईपीपीज़ का, या आप एज एन एनर्जी एक्सपर्ट इसको इतना बड़ा मसला नहीं देखते हैं जिसको रीनिगोशिएट किया जा रहा है? नहीं, देखिए मसला बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मसला नहीं है, मगर इसके साथ साथ और भी मसाइल हैं। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस मसले को सॉल्व करके आप सारा जो हर किसी को सॉल्व नहीं कर सकते। डेट की रीपेमेंट आपने अभी भी करनी होगी। देखिए, आपने जो है इनएफिशिएंसी जो है वो अगर अभी तक इंप्रूव नहीं हुई तो उसकी रीपेमेंट कंज्यूमर को अभी भी करनी होगी। बिजली की जो प्राइस होती है, सीधी सी बात है कि अगर आपके घर पे 60 रुपए का आता है तो 60 रुपए से तकरीबन 30% जो है टैक्सेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो एक फिस्कल प्रॉब्लम है जो कि आप पावर के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अगर उस फिस्कल इशू को आप रिजॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली वो चीज फिर एडजस्ट हो जाएगी। सो आईपीपी इज अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम बट नॉट द ओनली प्रॉब्लम। बहुत सारे और चीजें जो कि पैरेलल में सॉल्व करनी है। और सर, यानी ये जो टेक एंड पे कहा जाता है कि ये सबको कर दिया जाए, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अभी जो लगे हुए हैं जिनके अभी तक कर्जों की रीपेमेंट होनी है वो तो उन्हें रीपे करना ही है। अगर इस वक्त लो डिमांड है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो टेक एंड पे करें और उनसे कुछ ना खरीद रहे हो तो उनके कर्जों की रीपेमेंट तो एक इशू है, जो कि अपने गवर्नमेंट के प्लान्स का भी इशू है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। आप डेट अगर रीनेगोशिएट करने जाएंगे तो वो तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। डेट नीड्स टू बी रीपेड, बट जो अवेलेबिलिटी है, जो प्लांट है, वेदर इट्स बीइंग रन एफिशिएंटली और नॉट, ठीक है, वेदर उससे डिमांड की उसको सही चीज मिल रही नहीं मिल रही है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कि उससे हम डिमांड ऑफ टेक कर सके, ये सारी चीजें तो ये हमें खुद सॉल्व करनी है। मैं गौर साहब पर
नुक्ता लेकर आऊँगा, बट खालिद मंसूर साहब आपके लिए कुछ सवालात हैं। ज़ाहिर जो गौहर साहब की बात से भी तो अली साहब ने बातें की कि जब एक SECP एक कॉर्पोरेट सेक्टर के रेगुलेटर के तौर पर कह रहा था IPPs को बुक दिखा के, तो IPPs ने अपनी बुक्स क्यों नहीं देखने दी? नेपरा एक रेगुलेटर के तौर पर जब हीट रेट ऑडिट करने की बात कर रहा था तो क्यों नहीं होने दी गई? अच्छा शाहजेब, मैं ज़रा कुछ एक जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनको ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि हम चीज़ों को ज़रा रैशनली देखें। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि 2015 जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी लगी एंड आई वाज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट, तो उस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी शाहजेब, तो उस वक्त जो रेफरेंस कैपेसिटी एस्टीमेट की गई थी वो तकरीबन 265 बिलियन थी और उसका जो टैरिफ था वो ₹2.78 था। फिर क्या हुआ कि मैसिव रुपी की डिवैल्यूएशन हुई और उसकी वजह से यही कैपेसिटी जो बढ़ के वो तकरीबन 599 बिलियन पे चली गई एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसका टैरिफ जो है वो ₹6.26 पे चला गया। फिर तीसरा क्या हुआ कि देखिए जिस वक्त ये CPEC के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो रहे थे तो आई वाज ऑन द फोर फ्रंट और इसके ऊपर काफ़ी हद तक मैंने नेगोशिएट किया विद द चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें जो लाइबोर था वो दैट वाज ओनली 0.5%। और फिर ये जो ग्लोबल जो रिसेशन हुई है उससे वही लाइबोर जो है वो 5.5% चला गया और आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तकरीबन 748 बिलियन पे चली गई एंड कॉरस्पॉन्डिंगली ₹7.82 पे ये चला गया टैरिफ। अब जो मेजर प्रॉब्लम है जिसको बड़ी सेटल तरीके से किया जा रहा है कि देखिए गवर्नमेंट का काम होता है वो प्लानिंग करती है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के मुताबिक एक टर्मिनोलॉजी है IGSAP इंटीग्रेटेड ग्रोथ प्लान, और उसके मुताबिक एक सर्टन कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी थी और वो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक केस नहीं था, वो नॉर्मल केस था। अब नॉर्मल केस के अंदर मैं सिर्फ आपको नंबर बताऊं कि इन्होंने क्या एस्टीमेट किया था कि आपकी कैपेसिटी कहां पर जाएगी और एक्चुअली क्या हुई। 2022 एंड 23 के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी जो पावर डिमांड है वो तकरीबन होगी को 139,842 और अगर हाई डिमांड होती तो ओवर 140, और एक्चुअल क्या हुआ कि वो 128,624 गीगावाट आवर रही। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और वो टैरिफ जो है वो बढ़ के ₹18.39 पे चला गया। तो ये एक एक्चुअल सिनेरियो है जिसको हमें नज़र में रखना चाहिए। देखिए मैं एक बहुत इसका मैं मोहम्मद अली साहब का भी मैं जवाब देता हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस हम ये कह रहे हैं कि जो आपका जो प्लान लगता है उसमें 75% डेट होता है और वो डेट जो है आपको रीपे करना है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, चाहे प्लान चले ना चले, और टोटल कैपेसिटी पेमेंट है उसका 50% जो है वो आपका डेट रीपेमेंट में चला जाता है। अच्छा, अब अगर ये कैपेसिटी पेमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास है तो लास्ट मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था मोहम्मद अली साहब से 2 गुजारिशात की थी कि भाई आप ये सिंगल बायर रजीम से क्यों नहीं निकल जाते, आप सेक्टर को ओपन करें और जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उनको रैशनलाइज करें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी और फिर जब कंपेरेटिव मार्केट आएगी अगर आपका महंगा है तो आपकी कोई बिजली नहीं खरीदेगा। तो ये तो एक रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जिसको हमें रैशनली देखना है। अच्छा जी, और जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि एक SECP और एक नेपरा ने जो बात की, एक था बुक्स का ऑडिट, एक था हीट रेट। जी मैं वही कह रहा हूँ। देखिए हुआ ये था कि जो नेगोशिएशन मेरे दौर में हुई थी व्हेन आई वाज चेयरमैन CPEC, तो उस वक्त हमने एग्री किया था कि ठीक है हम हीट रेट का ऑडिट करवाएंगे और उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को लिखा जाएगा और उसके बाद उसका TOR बनेगा। उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, सब ने उस पर एग्री किया था। आप MOU उठा के देख रहे हो ज़माने का, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट का काम ये था कि उन एक्सपर्ट्स को इंडक्ट करे और उसके बाद उस ऑडिट को करवाया जाए। नथिंग हैड हैपेंड। ठीक है, जो SECP वाला इशू है वो मेरे ज़माने से पहले का है और उसमें सारे IPPs ने उस पर स्टैंड नहीं लिया था। देवर कपल ऑफ IPPs जो कोर्ट में चले गए थे और उस पे स्टे ऑर्डर लिया था। अब वो अगर स्टे ऑर्डर है तो गवर्नमेंट शुड हैव परसूड के उस स्टे को विकेट करवाते और उसको करवाते। तो
मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखिए इस सारी चीज़ों को आपको रैशनली देखना है, और उसके बाद रादर देन सेइंग कि सब आईपीपीज़ ने चोरी की है, सब आईपीपीज़ ने बहुत पैसा बनाया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो मेरा ख्याल है वो ज्यादती होगी। इसकी डाउन साइड फिर ये है कि देखिए फ्यूचर के अंदर जिस तरह एक और भाई कह रहे हैं कि जी आप कंप्लीट कीजिएगा। जी शाहजेब, मैं कह रहा हूँ कि डाउन साइड क्या है। देखिए डाउन साइड देखिए क्या है, डाउन साइड ये है कि अगर इस किस्म की जनरलाइज किस्म की आप करेंगे, क्रिटिक करेंगे लोगों की, तो कौन फिर फ्यूचर के अंदर आके ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। जो पहली नेगोशिएशन हुई थी वो बहुत जी मुकम्मल कीजिएगा आप। वो बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हुई थी, बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हुई थी, और उसको करने की ज़रूरत है। और अब हमें चाहिए ये कि देखिए पास को अब आप जितना कुरेदेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर से कंकर निकलेगा। हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम इस सारे के सारे इशू को होलिस्टिकली देखें। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जारी है, एक और ब्रेक मुझे शामिल करना, क्विक ब्रेक होगा, थोड़ी देर में हम वापस आपके सामने आएंगे और बात करेंगे पावर सेक्टर के प्रॉब्लम, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन पर। एक ब्रेक। ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। इस हिस्से में हम मज़ीद बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के जो और पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं उससे पाकिस्तान को निकाल कर आगे बढ़ाया जा सकता है, डिमांड को आगे बढ़ाई जा सकती है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत सारे IPPs हैं, अगर 18 रुपये कैपेसिटी पेमेंट में से तकरीबन 10 रुपये डेट रीपेमेंट हो रही है। अगर उस वक्त लाइबोर 5% था, बाद में 4.5% पर चला गया, आपका रुपया 140 रुपये का था वो 280 रुपये पर चला गया, और इसका जो इम्पैक्ट आया वो अपनी जगह पर है ना। एक अज्यूम करें एक ऐसी सिचुएशन, क्योंकि बार बार बात होती है कि जी सिर्फ IPPs ने बहुत सारा कमाया, कि पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगते, नतीजे में पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री लगती तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता, इंडस्ट्री कमाती, आप एक्सपोर्ट्स करते, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता, आप और इंडस्ट्री टैक्स कंट्रीब्यूट करते, गवर्नमेंट कमाती तो सब कमाते, ये एक साइकिल बनता। तो क्या तब भी हम आज ये डिबेट कर रहे होते? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम IPPs को जो ज़्यादा मुनाफा कमाने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, ये बाकी सेक्टर्स का और गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर ये सब फेलियर ना होता, पाकिस्तान अगर एज अ होल तरक्की कर जाता, तो क्या आज हम सेलिब्रेट ही कर रहे होते कि जी हमने बड़े सही टाइम पे पावर लगा लिया। शाहजेब देखें, पहले मैं एक एक चीज़ करके आइडेंटिफाई करूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि डेट वाले को भी कमेंट कीजिए, 10 रुपये पहले मैं लेता हूँ, बिकॉज आप खुद इंडस्ट्री में है, जब आप डेट लेते हैं तो उसको डेट रीपे भी करना होता है। मुझे इजाज़त देंगे अब इसको मैं कॉम्प्रिहेंसिव। पहली चीज़ तो ये 2 ट्रिलियन रुपए है, ठीक है। हम बार बार इधर से उधर जा रहे हैं डिस्कशन में, कोई 100 अरब बोलता है, कोई कहता है मुझे जो है वो अपफ्रंट मिला था। पहले तो ये केक ले लें, मेरी वो पाकिस्तान की कौम का मुकदमा मैं आज पेश कर रहा हूँ, राइट। मैं कहता हूँ कि और आवाम के लिए कि ये जो आप 2000 अरब रुपए कह रहे हैं, 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए, ये पर यूनिट 18 रुपए बनते हैं। मैं उस 18 में सब कहा जा रहा है 9 से 10 रुपए, ये भी गलत है, ये फिगर गलत है ना। मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा ना हर चीज़ सिंप्लीफाई कर, ये 18 रुपए पता कैसे, हाइडल के भी बीच में डाल लो, गवर्नमेंट के भी बीच में डाल लो। ये जो IPPs लगे हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर के, 29 रुपये 70 पैसे है। ये जो गवर्नमेंट के, मैं एक एक करके बात की कि न्यूक्लियर तो चलिए अपनी अच्छी कैपेसिटी पर है। मैं आपको पहले फिगर देता जाता हूं ताकि हर चीज़ को हम इस्टेब्लिश करते जाएं कि ये 2 ट्रिलियन रुपए है, इसकी एवरेज 19 रुपये 34 पैसे। पहली बात तो ये दे लें, आज हमारा सिस्टम ये है, 18 नहीं है, 19 रुपये 34 पैसे का सिस्टम चल रहा है आज। नंबर 2, इसके अंदर ये जो IPPs लगे हुए हैं और जो हाइडल पुराने लगे हुए हैं, हम उनको भी बिजली की कॉस्ट में, जो पुराना तरबेला, मंगला, जेलम, उसके भी बिजली का यूनिट गिनते हैं, उसकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है। उसको जब निकालते हैं तो हम कहते हैं कि ये 1934 है, बट ये 1934 नहीं, ये जो IPPs लगे हैं 29 रुपये 70 पैसे हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बोला। इसके साल के 12 महीने तो वो जो हाइडल नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता ना, एवरेज आप ऐसे, मैं सिर्फ एक बात, जब आप कंजम्पशन की बात करते हैं तो आप सर्दियों और गर्मियों की एवरेज निकाल के कहते हैं कि जी 15-16 बन रहा है। जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उसको साइड में कर दो, हम कह रहे हैं मैं तरबेला और मंगला से तो नहीं हम नेगोशिएट कर रहे ना। अगर तरबेला, मंगला या जेलम से नेगोशिएट हो रही होती तो बात होती। मैं इस वक्त इशू को हम कह रहे हैं बीमार, हम पूरी कौम बीमार नहीं, ये एक कैंसर ज़्यादा पेशेंट आ गया, मैं इसको कैंसर ज़्यादा पेशेंट कह रहा हूँ। इसको एवरेजेस में हम फिर घुमा के जो है वो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 29 रुपये 70 पैसे का 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ के हमारे जो IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, उनकी पेमेंट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं और फॉरेनर्स के अंदर हैं। तो ये 1.1 ट्रिलियन रुपये है 2 ट्रिलियन में से। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है
न्यूक्लियर का 460 और 480 अरब के दरमियान, तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट का जो कि 270 अरब रुपए के दरमियान। ये 3 अलग-अलग हिस्से हैं, यानी 1100 अरब जो 1.1 ट्रिलियन है शाहजेब, ये 29 रुपए 70 पैसे बनता है इनकी कैपेसिटी का। ये जो नेगोशिएट मोहम्मद अली साहब कर रहे हैं, ये 29 रुपए 70 पैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने आधा हिस्सा अभी प्राइवेट सेक्टर का पकड़ा है, फॉरेन कंपनीज का नहीं पकड़ा। ये दोनों मिला के इस वक्त जो कैपेसिटी जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है उन आईपीपीस की चल रही है। दूसरा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूँ, बार बार कहा जाता है जी गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट के 270 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और 270 अरब रुपए की कॉस्ट आप हैरान हो जाएंगे कितनी है, 8 रुपए 60 पैसे उसकी कैपेसिटी पेमेंट, 8 रुपए 60 पैसे। ये जो लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर ऑफ उनकी 29 रुपए 70 पैसे है। चूंकि ये 8 रुपए 60 पैसे के जो प्लांट हम बार बार RLNG की बातें करते हैं, हम जामशोरों की बातें करते हैं, हम ये आपको की नंदीपुर की, ये सब की कॉस्ट मिला के 8 रुपए 60 पैसे है, 33% पे चल रहे हैं। और अगर 33 पे चल रहे हैं तो इनको भी 3 रुपए 30 पैसे मिलने चाहिए। ये 5 रुपए उसकी बचत पे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट पे बात करें, बट वो 8 रुपए 60 पैसे कोई इशू जो एलिफेंट इन द रूम है वो ये 1.1 ट्रिलियन है। और ये कब के लगे हुए प्लांट्स हैं? अब 29 ये सारे प्लांट लगे हैं 1996 से और हुकूमत से ले जा रहे हैं और जब 32 अरब रुपया बंद प्लांट। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सिर्फ एक जुमला। जब इंडस्ट्री के कुछ लोगों की मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 94 2002 जिसका बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, उनकी तो टोटल कैपेसिटी पेमेंट अकेले साहिवाल के पावर प्लांट के बराबर है। ये उनकी तरफ से शाहजेब 60 अरब रुपए वो प्लांट थे, बंद हो गए और वो साहिवाल से आधी है। मैं इसको भी करेक्ट करता हूँ, साहिवाल की 120 अरब है, ठीक है। मैं हर चीज़ को मैं प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लेके आऊँगा। तो ये जो बंद हुए ये 60 अरब हुए, ये 18 प्लांट हुए, ये 90 अरब, ये 550 अरब ये डील कर रहे हैं। इसके अलावा 550 अरब ये जो फॉरेनर्स के हैं, जिसमें साहिवाल शामिल है, जिसमें पोर्ट कासिम शामिल है, जिसमें हपको का जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट मौजूद है वो शामिल है, इसके बाद उसमें लकीक में शामिल है। इनको 550 अरब रुपए इसके अलावा मिल रही है, 1.1 ट्रिलियन है। अभी ये फैसला 550 अरब फॉरेनर्स की तरफ नहीं गए, ये प्राइवेट सेक्टर से अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी ये 29 रुपए 70 पैसे को नेगोशिएट कर रहे हैं। तो जो बात हम कर रहे हैं कि 29 रुपए 70 पैसे की जो कैपेसिटी चल रही है वो एक्चुअली 30% चल रही है, 8 रुपए मिलना चाहिए। ये 21 रुपए है, 21 रुपए यूनिट है जो इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 30% पे चल रहे हैं जो मैं ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर ये सही कैपेसिटी पे चले इनका ज्यादा कसूर है या मुआशी तरक्की ना होने का ज्यादा कसूर है? मैं पहले प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश करूं फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो अब ये 2 ट्रिलियन में मैंने कहा जो पूरी कैपेसिटी चल रही है वो पूरी कैपेसिटी से आधी चल रही थी, आधी नहीं चल रही बट कहते हैं आधी चल। 1 ट्रिलियन रुपये मैंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख 10 लाख करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 1 लाख करोड़ बंद कैपेसिटी को पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे जिनके कर्जे अदा हो चुके हैं, फिर वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अभी तक उनको क्लोज किया है जिनके कर्जे अदा हो चुके थे, 1000 करोड़ का नफा दे चुके थे। ये 6, 18 और 8 की कैटेगरी हुई है। अब अगली कैटेगरी है वैसे इसको ताकि आप एड्रेस करते हैं क्योंकि आप खुद प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपके से कोई आपके किसी से कोई मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं, का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं। आपसे मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लूं आपकी और फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट हो, मगर मैं 20 दिन उसमें ना रहूं तो मैं आपसे आगे कह सकता हूं कि भाई मैं तो आपको 33,000 रुपए दूंगा, तो मैं 20 दिन नहीं रहा। किसी से कंपैरिजन नहीं जो ये सवाल है। सिंगल बायर मॉडल है ना, मैं भी आपसे सिंगल मैं इसका जवाब ये बहुत दफा ये सवाल ये सोशल मीडिया पे भी चलता रहा कि किराया मैं अगर ना रहता तो किराया देता ना देता, यही सवाल है ना कि मैंने किराए पे लिया, मैं ना रहूं तो किराया, या होटल का मैंने लिया कमरा तो मैं उसका किराया दूं या ना दूं, नहीं रहा। तो भाई ये वो मामला नहीं है, ये ओवर इनवॉइस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से किसी के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूं फॉरेंसिक ऑडिट करवाने, किसी एक में भी इक्विटी नहीं लगी हुई। मोहम्मद साहब तो बहुत जो ओवर इनवॉइसिंग की और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी ना करने की बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर तो ऑडिट करें, पनिश करें, बट मैं कह रहा हूं जो आइडल कैपेसिटी है कि ये मोहम्मद अली साहब तो बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन में टास्क फोर्स के अंदर बैठे हुए हैं, को चेयर कर रहे हैं, बड़ी हम्बली बता रहे हैं कि जनाब कोई चीज़ पूरी नहीं हुई। जिनको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट वो कहते हैं हमसे साइन करवा लो, राइट, हमसे साइन करवा लो। 300 अरब रुपए वाले बिजनेसमैन, मुझे कहा ना मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सच्चा हूं तो मैं जाके साइन करूंगा और मैं जाके उसके बाद पेनल्टियां भी पे करूंगा पिछली तेल की, कि जनाब जो तेल चोरी किया था उसके भी पैसे अदा करके आ जाऊंगा हुकूमत पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने कहा अंग्रेजी में लफ्ज़ बोल दिया, इनोसेंस नहीं है, मैं मासूमियत नहीं है इसमें, ठीक, बिल्कुल मासूमियत नहीं है। हर चीज़ जब हुकूमत कारोबार करेगी, शाहजेब इसका मसला क्या है
जब हुकूमत कारोबार करेगी, हुकूमत कॉम्पिटेंट ही नहीं है कारोबार करने में। ऐसे 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी लग गई है जिसका 2 लाख करोड़ रुपए हमारी आवाम पे उसका पड़ गया, हुकूमत पे तो नहीं पड़ रहा। और 1 लाख करोड़ बंद प्लांटों को दे रहे थे, जिनको ये आप देख रहे हैं, और एक एक करके उसको समझने की कोशिश कर। और उसमें कंपल्सरीज हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं कि कैसे चलना है। 30% कैपेसिटी पे पाकिस्तान चल रहा है ये प्राइवेट सेक्टर के IPPs। 29 रुपये 70 पैसे में तरबेला, मंगला, जेलम ऐड करके हम कहते हैं हमारी 18 रुपये 60 पैसे। ऐसा नहीं है, मसला 29-70 का है जिसको नेगोशिएट किया जा रहा है। और दूसरी बात शाहजेब, क्लैरिटी के साथ कि ये वो मामला है जिसमें ओवर इनवॉइस लगे। $60 मिलियन का विंड पावर जो है वो मिलता था। ये बात ओवर इनवॉइसिंग और ये मामला अभी ओवर इनवॉइस नहीं, रॉयल ने अभी बात की विंड पावर, उन्होंने कहा कीमत कम हो गई जैसे 16। अपफ्रंट टैरिफ दिया गया 14 सेंट का, 14 सेंट का अपफ्रंट टैरिफ में प्लांट लगा दिए गए और उसको इनवॉइस कर दिया गया $120 मिलियन, बाहर $60 मिलियन ले लिए गए ताकि उसकी इनवॉइस पूरी कर दी जाए। ठीक है, और उसके बाद कहा गया अपफ्रंट टैरिफ था, मैं और क्या करता। ये तो करप्शन है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग नॉट करप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मेरा पॉइंट है कि ये सब कुछ यहाँ होता रहा है। 80 रुपए का विंड पावर बेच रहे हैं क्योंकि अपफ्रंट टैरिफ था। मेरा क्या कसूर है? गवर्नमेंट का काम था शाहजेब, क्या मेरा क्या कसूर है? गवर्नमेंट ने अपफ्रंट 14 सेंट का टैरिफ दे दिया, मैं 80 रुपए यूनिट में बेच रहा हूँ। ठीक है, 60 मिलियन का प्लांट 120 में लगा दिया, 60 मिलियन बाहर रख लिए। उसके बाद मेरी आने वाली पुश्ते भी 80 रुपए यूनिट में पाकिस्तान के मासूम लोगों से, जिनसे बेचारों के अपने घर के खर्च नहीं पूरे होते, उनसे 80 रुपए यूनिट का विंड ले रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारा क्या कसूर था, ये तो अपफ्रंट टैरिफ था। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है। ये बिजली का मसला, ये इकोनॉमी का फेलियर, ये इंडस्ट्री का बंद होना, ये हमारी एग्रीकल्चर का फेल होना, ये हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर का आज तकलीफ में आना जिसके अंदर वो बिल ना अदा कर सके, ये सब इन गलत कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, जिसको टेक एंड पे में कन्वर्ट होना है, जिसको टेक एंड पे में कन्वर्ट होके सिर्फ वो पैसे अदा करने हैं जो पैसे की बिजली खरीदें। जबरदस्त पैनल की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं इसके अलावा भी गोइंग फॉरवर्ड क्या मसाइल इस पर बात करना चाहूँगा। बट मोहम्मद अली साहब, मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट कर दें। एक तो आपने जो 2 नुकते उठाए थे उसका खालिद साहब ने जवाब दिया। इसके अलावा जो इतनी सारी डिबेट हो रही है कि सबको ही टेक एंड पे करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं पॉसिबल है कि सारे के सारे पाकिस्तान में जितने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारों ने डेट भी अपना रीपे करना है, फिर ज़ाहिर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है अगर उनकी बढ़ गई, रुपी डिप्रिसिएशन के मसाइल उनके बढ़ गए, सबको एक साथ पेंट करना ठीक है या वाकई ये पॉसिबल नहीं है कि सबको टेक एंड पे कर दें हम? अच्छा, 2 कमेंट्स, आपने खालिद साहब वाला कमेंट भी कहा। खालिद साहब ने तो बताया ना कि वो जब SCCP ने अपनी इंक्वायरी ऑर्डर की तो ही वॉज नॉट देयर, तो वो तो एक फैक्चुअल चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि MOU में लिखा हुआ है, तो MOU तो हमने लिखवाए ना, आई वॉज देयर। लेकिन तो 2019-20 की बात है, 2017-18 के अंदर नेपरा के हीट ट्रेड पे तो स्टे आया हुआ है, तो लेकिन उस बहस पे अब नहीं जाते। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट। एक मैं क्लैरिफाइंग एंड देन आई विल कम क्लैरिफाइंग पॉइंट एंड देन आई विल कम टू इट। देखिए, हम बहुत ही मिनिमाइज़ कर देते हैं जब हम कहते हैं कि जी 50 पैसे का फ़ायदा है, 20 पैसे का फ़ायदा है। डिपेंड्स कि हाउ यू पुट अ डेटा पॉइंट इनटू व्हाट कॉन्टेक्स्ट। ये 50 पैसे जो है ना, 50 अरब है। पाकिस्तान में साल के 110 अरब यूनिट बिकते हैं बिजली के। हम जो निगोसिएशन कर रहे हैं, इससे अगर हमें 3 रुपये की बिजली की बचत होती है, इस वक्त बिजली का रेट है, बेस रेट 35 रुपये, तो तकरीबन 9-10% हुआ, जो कि ठीक ठाक परसेंटेज है। और 250-300 अरब रुपये कोई कम रकम नहीं है। उन प्लांटों को जिनको बंद थे, कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको साल के 5 अरब, 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब दिए जाते थे, वो हमने बंद करवाए 2 माह पहले। उससे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को 400 अरब का फ़ायदा हुआ। 400 अरब छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। आवाम को बता दूं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास पिस रही है पाकिस्तान में, तनख्वाह देने वाला तबका, वो सब मिला के 350 अरब रुपए टैक्स देते हैं, जो उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो 400 अरब रुपए का बगास के हमने जो प्लांट से रिनिगोसिएशन की है, उससे आने वाले वक्तों में 200 अरब का फ़ायदा है। अभी जो हम 18 प्लांट से बात कर रहे हैं, उनसे आने वाले वक्तों में जो उनकी लाइफ बाकी है 18 प्लांट्स की 94 और 2002, उससे 800 अरब का फ़ायदा है मुल्क को। तो ये 800 अरब, 400 अरब, 200 अरब, ये मैंने तो इन्वेंट नहीं किए, तो फैक्चुअल नंबर्स हैं, दीज आर बिग नंबर्स। दूसरी बात ये कि जो बात हो रही है बिजनेस कॉन्फिडेंस की, ये बड़ी अजीब बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम निगोशिएट कर रहे थे तो ये मुझे भी बड़ी परेशानी थी कि एक निगोशिएशन हो रही है, इट्स नेवर गुड कि कोई भी मुल्क बार एक चीज़ को रीनिगोशिएट करे, लेकिन अब मजबूरी है ना, चॉइस की आपके पास। एक तरफ IPPs के ओनर्स हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। व्हाट डू यू डू? इस तरीके से तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। तो हमने उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन किया। ये 18 IPPs शाहजेब हम पिछले 4 हफ्ते से निगोशिएट कर रहे हैं।
अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती तो 4 हफ्ते लगते हमें, आप खुद बताएं ना। तो ये हम जितना इसको एमिकेबली कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस की जहाँ तक सवाल है, इन निगोशिएशन के अंदर हमारे ही एक बिजनेस ग्रुप जिनसे हमने निगोशिएट किया है वो उसका प्लांट ले रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग ना, अगर इतना मसला होता तो क्यों एक और प्लांट लेते। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास 4 बिजनेस ओनर्स आ चुके हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि अगर ये उसकी डील थ्रू नहीं होती तो हम लेने को तैयार हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन जिनसे हम निगोशिएट कर रहे हैं वो हमें आके कहते हैं कि प्लीज़ हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप दे दें, डिस्को दे दें। तो मैं इट्स एन क्यों बिजनेस कॉन्फिडेंस इतना खराब नहीं हुआ जितना कि लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक तरफ है ये गिला बिजनेस कॉन्फिडेंस वाला जिसको आप एड्रेस करें, दूसरी तरफ है इनाम साहब का गिला। वो कह रहे हैं कि भाई आपको इन्हें क्रिमिनल केस बनाना चाहिए बजाय इसके कि इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए और निगोशिएट किया जाए अगर ये चोरियां हुई हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखें, ये क्रिमिनल केस क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान में बहुत GITs बनी है, आपको पता है, हम सबको पता है। कुछ उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ आज तक? कोई अंदर हुआ? जो अंदर होते हैं बाहर आ जाते हैं। हम बना देंगे क्रिमिनल केस, कल सुबह चलते रहेंगे मामलात, ख़त्म हो जाएंगे मामलात। तो क्रिमिनल केस बनाने के लिए आपको एक मनी ट्रेल, बैंकिंग ट्रेल, एविडेंसेस, उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं। जो हम आज काम कर रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस का काम है। नेपरा शुड हैव चेक्ड ऑल दीज थिंग्स। देखिए फ्रैंकली, अब थोड़ा सा अगर इसको आगे लेके चलें विथ योर परमिशन, जो गलतियां हुई हैं ना, वो गवर्नमेंट जो पास की गवर्नमेंट्स रही हैं पिछले 20 सालों में, बहुत गलतियां हुई हैं उनके एंड पर। बिकॉज ये गवर्नमेंट का काम था, होमवर्क करती गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी सब देखती। अगर आज कोई मैं फैसला करूंगा गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि मैंने प्लानिंग सही नहीं की, या देखा नहीं, या सोचा नहीं, या डेटा सही नहीं देखा। दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान में ये जो बिजली महंगी है उसकी देखें 2-3 बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो IPPs, इसके अलावा टैक्सेस। हमारा फिस्कल साइड चूँकि वीक है, आज पाकिस्तान के पावर कंज्यूमर्स 800 अरब के टैक्सेस देते हैं। 8 रुपये का इम्पैक्ट बिजली में टैक्सेस का है, हम उसको भी देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस 8 रुपये जो बिजली का टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के अंदर, उसको हम तकरीबन 3 रुपये 4 रुपये पे ले आएँ, इसको आधे कर दें। वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इंशाल्लाह टैक्स के ऊपर IMF एक इशू होगा, IMF मान जाएगा। IMF का ये है कि रेवेन्यू आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर कमी होती है तो कहीं और हम उसको एडजस्ट करेंगे। ओवरऑल रेवेन्यू इफेक्ट नहीं होगा। कह रहे थे कि 400 अरब रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता। मैंने सिर्फ सैलरी क्लास के लिए बताया। तो हम आपको ये भी बता दूं कि हमने शुरू के 4 महीने में जो टैक्स शॉर्टफॉल टारगेट से वो 350 अरब रुपए है, जिसकी वजह से हम डर रहे हैं कि कहीं मिनी बजट ना आ जाए। तो या 400 बिलियन रुपीज इज अ बिग अमाउंट। बट इसमें बहुत सारे जो चेंजेस कहे जा रहे हैं कि जी अब कोल में कन्वर्जन कर दें, इंपोर्टेड कोल की जगह डेट रिप्रोफाइलिंग करा लें चाइना के साथ, जिसका अभी तक सुना है कि उन्होंने MOU के लिए भी वो तैयार नहीं हुए और कोई बहुत मजबूत जवाब नहीं आया। इसके अलावा जो हमारी सर्कुलर डेट है वो जो क्योंकि काइबोर प्लस 4.5% पर है, या तो हुकूमत PIBs इशू कर दे तो उससे कोई 85 पैसे 1 रुपये का इंपैक्ट आ जाएगा, और अगर उसको अपनी बुक्स पर ले ले तो 3 रुपये 80 पैसे तक का इंपैक्ट आ। इस सब पे काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, काम सब पे हो रहा है। देखिए टैक्सेस का पहली बात तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें IMF की प्रोग्राम की कोई वायलेशन हो। अगर हम पावर कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्सेस की रिडक्शन करेंगे तो कहीं और उसको एडजस्टमेंट करेंगे, या तो एक्सपेंस साइड पे या रेवेन्यू साइड पे। बट वी हैव टू रिड्यूस दिस इम्पैक्ट। बिजली कम करनी पड़ेगी पहली बात। डेट रिप्रोफाइलिंग पे काम हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कल भी हमारी मीटिंग हुई, उसके ऊपर काम हो रहा है। उससे हमें अगर वो हो गई, जो कि मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए, तो उससे 3-4 रुपये का फ़र्क वहाँ पड़ सकता है। तो हमें हर जगह थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट लाना होगा। सर्कुलर डेट, देखिए हमारे मुल्क में हमने जो एक सर्कुलर डेट के साथ रहने की एक सिस्टम बना लिया, रिवाज बना लिया है। दिस इज़ नॉट राइट। वी हैव टू फिनिश सर्कुलर डेट। पावर का जो सर्कुलर डेट है, जो अभी रीनिगोसिएशन चल रही हैं, उसमें बिकॉज सारी इंटरेस्ट पेमेंट्स ख़त्म हो रही हैं और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो जो पावर का सर्कुलर डेट है, मेरा ख्याल है कि वो हम इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम इज़ अ डिफरेंट मैटर। पेट्रोलियम के अंदर एक अलग मैटर है, उसको हम अलग से देखेंगे। बट पावर का सर्कुलर डेट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम में क्या हो सकता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो। बट जस्ट कमिंग बैक टू के जो ये चीज़ें हुई हैं, उसके अंदर देखिए हमें ये देखना होगा कि ये क्यों हुई हैं। अब बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन एट अ वेरी ब्रॉड लेवल एक तो प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट का फुटप्रिंट और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है एनर्जी सेक्टर में। ये 2 बड़ी वजूहत हैं। एवरीथिंग विल फॉल अंडर दिस। आई जस्ट टच अपॉन दिस एंड देन माई स्टीम कोलिग्स कैन कंटिन्यू। देखिए प्लानिंग में हमारे पास आज 42,000 मेगावाट है बिजली। हमारी पीक डिमांड होती है 25,000 मेगावाट, और विंटर में हम लेते हैं 9,000 मेगावाट। तो यानी कि जो हमारे पास कैपेसिटी है
समर में हम 60% इस्तेमाल करते हैं, विंटर में 20% करते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी तो हमें इतनी बिजली नहीं लगानी चाहिए थी माजी में। वी शुड हैव प्लान्ड बेटर। अगर आज ये हमारे पास 42,000 की जगह लेट से 30,000 मेगावाट होती तो ये 2,000 अरब की जो कैपेसिटी पेमेंट है ये शायद 1500 होती, 1200 होती, वट। तो हमने प्लानिंग में बहुत गलतियाँ की हैं। प्लानिंग में हमने साउथ में प्लांट्स लगा दिए, तो क्या उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि जी डिमांड तो नॉर्थ के अंदर है, तो हम NTDC की ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाते। व्हाई डिडंट वी डू दिस? देखिए ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, किसी ने क्यों नहीं सोचा ये? आज हम IG SAP और तमाम चीज़ें करते हैं, इतने प्लान्स बनते हैं मुल्क में, तो ये चीज़ें आई थिंक वी नीड टू लुक एट इट कि प्लानिंग का फुकदान क्यों है और ये क्यों है। इसके दूसरा जो पॉइंट है ये इसकी वजह है कि गवर्नमेंट का हमारा फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारे पास हैं, पूरे मुल्क की एक ट्रांसमिशन कंपनी है। आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में को एक बिजनेस ग्रुप मुझे बता दें जो पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा हो। It is not possible in our country at the moment at least with the management bandwidth and the systems that we have. तो हमें इन चीज़ों को सिंगल बायर मॉडल हमें इनको गवर्नमेंट के हाथ से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ेगा, पावर मार्केट्स लानी पड़ेंगी। वी विल टॉक अबाउट व्हीलिंग। तो हम जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम नहीं करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे तो ये रिफॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। और जो हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी रिपोर्ट का पहला चैप्टर IPP था, इसके बाद एक चैप्टर सर्कुलर डेट था, डिस्ट्रीब्यूशन था, ट्रांसमिशन था, पावर मार्केट था। तो वो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ी है बियॉन्ड द फर्स्ट चैप्टर। तो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आई विल जस्ट स्टॉप हियर, अदर पीपल कैन गिव कमेंट करना चाहते, फिर मैं साहब की तरफ जाऊं। ये इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जितने ये प्राइवेट सेक्टर के मेजर प्लांट लगे हैं ये बने ही इल इंटेंट के साथ हैं। चूँकि जब आप कोई सरमायाकारी करते हैं तो आप देखते हैं कि जी मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी कितनी डिमांड होगी, उसकी कितनी प्रोजेक्शन होगी। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्शन गलत की थी ना, आपकी अपनी प्रोजेक्शन भी होती है ना। अब आप मुझे बताएं कि आपकी प्रोजेक्शन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा 140, आपने कहा यार 150 ही लिख दो ना, 2 प्लांट और लोगों के लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ विद क्रिमिनल इंटेंट या इल इंटेंट, चलो क्रिमिनल तो नहीं कहें, इल इंटेंट के साथ ही ये प्लांट लगे। बिकॉज उन्होंने कहा जी सानू की है, कैपेसिटी तो मिलनी है, हमें तो कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड हो या ना हो, भुगतेंगे लोग। और रोहन साहब ज़रा बहुत कुछ बात हुई, गौर साहब ने तो एक लंबी चार्जशीट किया है और वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से ये कंपनियां इन्होंने पैसा कमाया। और ज़ाहिर वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि मुनाफा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कमाया, वो बार बार कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से हट के जो खिलाफ वर्जियाँ करते हुए फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये सारे के सारे मामला हुए जिसकी वजह से हम इस मसाइल में खड़े हैं। अगर ये ना हुआ होता तो शायद हम इस मसले में ना खड़ी होती मीशत। आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही टच बेस की। जो गौर साहब कह रहे हैं ना, जो ओवर इन्वॉइसिंग वगैरह, आई थिंक ही इज़ रेफरिंग मेनली टू द विंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। जो कोल के हैं, दीज आर जो CPEC के अंदर लगे हैं, तकरीबन 7 या 8 कोल के हैं, 1-2 हाइडल के हैं। ये इनके तो अभी तो लगे हैं 2-3 साल 4 साल की बात है कि आप अकाउंट्स आर सबमिटेड टू SCCP, बाहर से पैसे आए एक्विटी के, वो उसके थ्रू आए, स्टेट बैंक के थ्रू आए। इनकी हीट ऑडिट पहले ही हो जाती है, COD टाइम पे हीट ऑडिट हो जाती है। सो आई एम विंड में हो सकता है 1-2 चीज़ें हों, मुझे नहीं पता पूरी तरह से। लेकिन जो 2015 के हैं, ये जो विंड की बात कर रहे हैं वो 2006 के हैं, 2015 के हैं, उसके अंदर आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू। आप जैसे मैंने आपको कहा कि अपफ्रंट टैरिफ नेपरा ने दिया था वो करके, उसके बाद लोगों ने ऑप्ट किया, ऐसे नहीं कि पहले ऑप्ट किया। और इनके सारे नेपरा में सबमिट होते हैं, SCCP में सबमिट होते हैं। जिनकी फॉरेन इक्विटी है वो स्टेट बैंक के थ्रू पैसे आए हैं। सो इसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई इशू है नहीं। और अगर फोरेंसिक करना चाहें बाय ऑल मीन्स कोई इशू। आप कह रहे हैं कि जितने प्लांट्स लगे हुए हैं, जी बिल्कुल करें, फोरेंसिक कर ले, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। और ये जो अभी निगोशिएशन हो रही है, इस पर आपके ख्याल में सही निगोशिएशन हो रही हैं और एमिकेबल अंदाज में हो रही है, प्रोफेशनल अंदाज में ही हो रही हैं? सर मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दीज निगोशिएशन। मोहम्मद अली साहब होंगे और लोग आएंगे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि जो अगर किसी ने इल इंटेंट कोई क्रिमिनल चीज़ की है तो बेशक द गवर्नमेंट शुड गो आफ्टर देम, राइट। बट अगर नहीं है तो देन कॉन्ट्रैक्चुअली टर्मिनेट करने का राइट है गवर्नमेंट को, बट उसके अंदर कोई पेनल्टीज़ हैं टर्मिनेशन की। वो बेशक आप निगोशिएट कर लें कि भाई अगर एक्स अमाउंट है तो जी हम एक्स अमाउंट नहीं देते, आपको थोड़ा सा कम दे दें। और इन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म वो प्रॉब्ली वो स्पॉन्सर्स एग्री कर लेते हैं। अब आप गोइंग फॉरवर्ड पावर सेक्टर के ज़ाहिर मोहम्मद अली साहब ने जरा डिबेट को आगे बढ़ाते हुए बताया कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना लाजमी है IPP से हटकर अगर पाकिस्तान को के पावर सेक्टर को वायबल बनना है। आपके इस पर क्या कमेंट्स हैं? देखें, बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले तो पावर और डेट और
सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है। जब तक डेट और पावर एक साथ रहेंगे वो चीज़ जो है ना हमेशा एक मिशमैश रहेगी। दूसरी चीज़ ये जो बिल्कुल टेक एंड पे वाली चीज़ है, खालिद मंसूर साहब ने ही बोला कि जी आप इसको ओपन करें, व्हीलिंग चार्ज आएगा, उससे आप जो है जिसको जितनी बिजली चाहिए व्हीलिंग चार्ज देके चले, एंड द व्हीलिंग चार्ज नीड्स टू बी रीजनेबल एज वेल। साउथ में जैसे कहते हैं कि कैपेसिटी सरप्लस है, ये अगेन दैट इज अ गुड प्रॉब्लम, नॉट अ बैड प्रॉब्लम टू हैव, ठीक है। हम तो कहते हैं हर चीज़ को प्रॉब्लम को बैड प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम है। आप ये बोलें कि जी कि ये इतनी सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है, यू ऑक्शन दैट आउट फॉर द नेक्स्ट 5 years। आपको पता है कि सरप्लस है, वो इस्तेमाल नहीं होनी। कोल के मेरे ख्याल तकरीबन को 5000 मेगावाट के प्लांट साउथ में अवेलेबल हैं। यू ऑक्शन दैट आउट, ऑक्शन द कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट 5 years कि जी जो नया इंडस्ट्रियल यूनिट लगा है वो ऑक्शन की बेसिस पे एक प्राइस सेट कर ले, बायलैटरल प्राइस सेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उससे मार्केट क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम जो होते हैं दुनिया भर में वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं। वी डू नॉट हैव द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। हमारे जो प्रॉब्लम वो एफिशिएंसी और पॉलिसी ओरिएंटेड है। सरप्लस कैपेसिटी जो है उसको आपने ऑक्शन कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, एक जो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सडनली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ सरप्लस कैपेसिटी इसलिए है बिकॉज उस प्राइस पे कोई लेने को तैयार नहीं है। वेयर अ कंट्री ऑफ 240-250 मिलियन बंदे का मुल्क है, हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है बिजली की वो 500-550 यूनिट साल पिछले 5 साल से एक जगह स्टैटिक है। तो थोड़ी सी भी अगर ये इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो भी कैपेसिटी है तो कम पड़ जाएगी। सरप्लस कैपेसिटी को आप ऑक्शन आउट करें, टेक एंड पे जा रहे हैं, तो जो भी यूनिट्स हैं दे बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है। अगर वो एफिशिएंट होंगे तभी वो सपोर्ट कर पाएंगे। वैसे मगर जो डिमांड का इशू है, ज़ाहिर दुनिया भर में दरमियान में कोविड भी आया, मगर ओवरऑल डिमांड में हमने इजाफा देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ ने टर्न अराउंड किया, उससे पहले बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तान ने पिछले साल 8 ईयर का लो देखा एनर्जी कंजम्पशन में, इस साल भी अक्टूबर में नंबर बेहतर, मगर 4 महीने में 7% डाउन। इसको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि आप खुद भी जब मैंने देखा है, आप लिख रहे होते हैं, आप बात करते हैं, आप डिमांड को एक बहुत मेजर फैक्टर कहते हैं, आप कहते हैं सरप्लस कैपेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम, हमें इसके अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ानी, कैसे बढ़ाएं? देखिए मार्केट क्लियरिंग प्राइस होती है ना हर चीज़ की। आप कोई अभी बाजार में चीज़ लेने जाएंगे, उसकी वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए, वो आपको 200 रुपये की मिल रही है, वो चीज़ नहीं लेंगे, चाहे वो बेताशा पड़ी हुई, मगर 200 की नहीं लेंगे। जैसे ही वो चीज़ 100 रुपये की बिकना शुरू हो जाएगी, आप फौरन उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है, साउथ में जितने भी प्लांट हैं आपके पास, लेट्स से कोयले की, इसकी वेरिएबल कॉस्ट तकरीबन आती है कुछ 14 रुपये से 16 रुपये तक की आती है, ठीक है। और कैपेसिटी उसकी ऑलरेडी पे ऑफ हो रही है। इन्हीं की कैपेसिटी को आप ऑक्शन करेंगे जी 100 मेगावाट के इंक्रीमेंट में कोई अगर नई इंडस्ट्री लगाता है, हम उसको 100 मेगावाट बिजली देंगे और ये प्राइस उस पर लॉक कर देंगे। उस पर एक ओपन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होगा। सडनली यू विल सी कि यार 25 रुपए पे, 28 रुपए पे, 30 रुपए पे बेताशा डिमांड आ जाएगी। डिमांड आपकी करंट प्राइस पे नहीं है। प्राइस जैसे ही रैशनलाइज होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड और आना आपकी शुरू हो जाएगी। तो डिमांड इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्राइस इज द प्रॉब्लम। जरूरत अब इस चीज की है कि हम इस कैपेसिटी को इस्तेमाल किस तरह करें। छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूं जो कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जो पहले लोड होता था, पीक लोड, आज से 5 साल 7 साल पहले हमारा पीक लोड होता था दोपहर 2 बजे 3 बजे, जब इंडस्ट्री भी चल रही होती थी और घरों की कूलिंग की डिमांड भी होती थी। तो उससे क्या होता था कि 2 बजे 3 बजे मैक्स आउट होता था, लोड शेडिंग होती थी। सोलर की वजह से वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अब हम सोलर को रोकते हैं, सोलर क्यों है? सोलर तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ थोड़ी है। अब हमारा जो पीक लोड होता है वो रात 11 बजे होता है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। ड्यूरिंग डे टाइम आपका एसेंशियली एक डक कर्व बनता है, यानी कि जो डिमांड है आपकी गिर जाती है। उस सरप्लस डिमांड, जो सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है, वो आप इंडस्ट्रीज को कम रेट पे दे सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पे दे सकते हैं। अगर मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यूनिट बनाने की आपकी कॉस्ट 16 रुपये 17 रुपये, वो एडिशनल यूनिट आप 20 रुपये का दे दें। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल डिमांड हमारी गई है वो तकरीबन 3800 मेगावाट गई है 2021-22 में। अभी वही चीज़ तकरीबन 3200 मेगावाट के आसपास है। ये 600 मेगावाट का जो डेल्टा है ये आप ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हैं थ्रू जस्ट बेटर प्राइसिंग। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे प्रोग्राम में शामिल करना है। डिबेट हो रही है, हम ज़ाहिर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की भी बात होगी कि किस तरीके से इस मसले से पाकिस्तान को निकलना है, किस तरीके से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। एक ब्रेक ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। खालिद साहब, आपने ज़ाहिर पावर सेक्टर को खुद प्राइवेट सेक्टर देखा में आके भी देखा है, यानी इक्वेशन के दोनों साइड्स पर आपने काम किया है। तो आप अब जब डिमांड इतना बड़ा मसला है, और मोहम्मद अली साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, क्योंकि खुद अमार कह रहे हैं कि जो डिमांड बढ़ाने का वाहिद सॉल्यूशन है, वाहिद हल है और वाहिद रास्ता है, वो प्राइस कम करना है।
और मोहम्मद अली साहब बता रहे बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, टैक्सेशन कम की जाए, फिर जो डेट है सर्कुलर डेट का उसको कम किया जाए, 3 रुपये 80 पैसे क्योंकि टैक्स उस पर भी लग जाता है तो वही बच जाता है, तो कोई 8-10 रुपये का नेट इम्पैक्ट नज़र आता है कि अगर ये सारी चीज़ हो जाए। आपको लगता है कि डिमांड बढ़ाकर हम बाकी मसाइल, ट्रांसमिशन के अलग मसाइल हैं, चोरी के अलग मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं? किस तरह आगे बढ़ा जाए? अच्छा शाहज़ेब, मैं ज़रा एक पहले अपफ्रंट एक कमेंट कर दूं। देखिए, ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने क्या रखना है। अब पॉलिसी ये कहती है कि जी स्पॉन्सर्स को परसुएट किया जाता है कि आके पावर प्लांट लगाएं। आपको याद होगा ना 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो दैट वाज द टाइम आई वाज हेडिंग हबको, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन बाय द गवर्नमेंट कि आप प्लांट लगाएं, थर को भी डेवलप करें, और थर डेवलप क्योंकि पहले नहीं हुआ था तो इंपोर्टेड कोल पे लगाएं वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके पास एग्रीमेंट्स होते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, और उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। ये गवर्नमेंट के पास राइट है, अगर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वो समझते हैं कि ये सूटेबल नहीं है तो आप टर्मिनेट कर दें। और PPA-IA के अंदर उसके अंदर गुंजाइश है। मोहम्मद अली साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि जिस वक्त ये कोल का प्लांट लग गया तो हब पावर प्लांट विच वॉज द बिगेस्ट IPP वो डिस्पैच नहीं होता था, तो ये जो हमारा एग्रीमेंट था उसमें मैंने पर्सनली लिखवाया था कि इसको आप टर्मिनेट करें और इसको फिर हम थर कोल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। वो पूरी प्रपोजल भी बनाई और उसको सबमिट की, बट नथिंग हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो मैं बात यही कह रहा हूँ कि अगर एंड ऑफ द डे हम अपनी जिम्मेदारी को एज ए गवर्नमेंट पूरा करने में हमें कबाहत है, तो खुदा के लिए एज सुन एज पॉसिबल आप एक सेक्टर को खोल दें और कंपैरेटिव मार्केट के ऊपर लेके जाएं, व्हीलिंग को ऑन करें, और दैट इज़ गोइंग टू बी द वन सोल्यूशन। सेकेंडली 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर पोटेंशली गोइंग फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, तो एज ए चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ये मुझे मैंडेट दिया गया कि चाइनीज़ से बात करें कि 2 चीज़ें हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो ये था कि 0.5% लाइबोर जो था वो 4.5-5% पे चला गया। तो आई हैड ए डिस्कशन नॉट ओनली विद द एम्बेसडर ऑफ चाइना बट ऑल्सो विद NDRC, और उसके बाद डिस्कशन शुरू हुई थी और हमने ये कहा था कि 10 साल के टेनर के बजाय आप इसको 20 साल पे कर दें, क्योंकि चाइनीज़ वर वेरी रिलक्टेंट कि जी हम निगोशिएट नहीं करेंगे क्योंकि इट विल सेट ए बैड प्रेसिडेंट। अब मैंने कुछ इसके नंबर जो है ना वर्कआउट किए हैं कि अगर ये जो टैरिफ है इसका जो टेनर है उसको अगर आप 10 साल अगर बढ़ा दें तो आपका जो टैरिफ है वो तकरीबन ओवर 3 रुपीज़ पर किलोवाट जो है उसमें कमी हो सकती है। टैक्सेस की बात हो रही है, 31% ऑफ द टोटल टैरिफ जो कंज्यूमर देता है वो हर किस्म के टैक्सेस हैं, और उसमें एक कंपोनेंट ये है कि ये सर्कुलर डेट को कम करने के लिए वो पास ऑन किया गया था कि PHL को, पब्लिक होल्डिंग लिमिटेड को, उसका जो जितना सरचार्ज है वो भी आपने टैरिफ में बिल्ड किया हुआ है, एंड इट वाज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक, उसको देखने की ज़रूरत है। और अगर वो कंपोनेंट जो फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज है जो कि PHL की मद में ये आपका जो कंज्यूमर देता है वो तकरीबन 6 रुपये 84 पैसे का उसमें इम्पैक्ट है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज वो वहीं के वहीं हैं, और अभी भी हम रीजन के अंदर बल्कि प्रॉबेबली एक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हमारे हैं, और उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई काम हो रहा है। जो आज से 20 साल पहले थे मोर और लेस वहीं पर वो खड़े हुए हैं। उसके बाद हमें जो टैरिफ का कुछ स्ट्रक्चर जो है उसको भी कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए, और अगर फिक्स कैपेसिटी चार्ज को हम थोड़ा बढ़ा दें, और उसके अंदर फिर ये होगा कि सर्दियों में जैसे अली साहब कह रहे हैं कि 9000 मेगावाट रह जाती है, अगर फिक्स कैपेसिटी चार्ज को हम बढ़ा दें तो उसका भी इम्पैक्ट तकरीबन ओवर 2 रुपीज़ बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें लोड को इंक्रीज़ करने के लिए 2 चीज़ें उन्हें करनी हैं कि एक तो ये है कि ग्रिड को आप इम्प्रूव करें खुदा के लिए। यानी देखिए आपके कोल प्लांट लग गए हैं, 2 चाइनीज़ के प्लांट है, एक हबको का है और एक उसके बाद आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो साउथ से नॉर्थ के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर मेजर लिमिटेशन ग्रिड की है, उसको एलिविएट करने की ज़रूरत है। बट सिंस मेरा ज़्यादा फोकस वो इसके अंदर था CPEC के अंदर, मैं आपको ये बताऊं कि अगर इकोनॉमी में रिवाइव करना है, अगर हमारी पावर कंजम्पशन बढ़नी है, तो उसका वाहिद हल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसके लिए हमें वो सारे काम कर रहे हैं कि हम CPEC का जो फेज़ 2 है, बाय द वे मैं प्रो बोनो काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने
एक फोरम जो इस्टेब्लिश किया, आई एम वन ऑफ द मेंबर्स, और उसके अंदर मैं आपको पूरी कन्विक्शन से बता रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन, चाइना इज स्टिल कमिटेड टू इम्प्लीमेंट द फेज़ 2, क्योंकि इतना 35 बिलियन का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसका मुनाफा या उसका बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और ये फैक्ट है कि चाइना के अंदर जो मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो चाइना रिलोकेट कर रहा है या उसने कर दी हैं। वो बांग्लादेश के अंदर कर रहा है, वो वियतनाम के अंदर कर रहा है, वो कंबोडिया में कर रहा है, और हम कहते हैं कि वी आर द आयरन ब्रदर। तो अगर फेज़ 2 को हम फोकस करें तो 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। इंडस्ट्री लगेगी, और वो इंडस्ट्री जो है वो 3 हमारे मेजर जो बेनिफिट है हमारे इकोनॉमी के लिए उसको पूरा करेगी। एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा उसका होगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट है। गोरेजा साहब, अब क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री से, आप भी इक्वेशन की दोनों साइड्स पर रहे हैं, और फॉर लॉन्गेस्ट टाइम कोई 10 साल से ऊपर आपको हमने इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट कंसेंसस इस बात पर कि डिमांड बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्री के थ्रू। अब ये जो हमारा एक अनइवन डिमांड है कि गर्मियों में चले गए 25,000 मेगावाट से ऊपर, सर्दियों में आगे 10,000 से नीचे, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और वो इसलिए कि हमारी डिमांड ही सारी डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिवन है, ना कि इंडस्ट्री ड्रिवन है। इंडस्ट्री ड्रिवन होती तो सर्दियों में भी उतनी होती, और क्योंकि सर्दियों में लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, ऐसी नहीं चल रहे होते, तो हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। एक ऐसे फेज से हम गुजर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, पावर हमारे पास सरप्लस मौजूद है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो माजी में था कि लो इंटरेस्ट रेट थे, पावर नहीं था। ऐसा है कोई चांस कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्टेबल सरप्लस, इंडस्ट्री लगने की तरफ जाएं, या एक और साइकिल है जो मिस ही करने जा रहे हैं और हम फिर यहीं बैठे होंगे और ये शिकायतें कर रहे होंगे? शाहजेब, असल मकसद ही सारी बात का ये है जो अभी आपने बात किया। मेरा मकसद ये है कि मुल्क जो है इस वक्त बड़ी तकलीफ़ से गुजरा है, और अब हम जो है वो हमें टेक ऑफ करना। ये 25 करोड़ आबादी है, मैं बोलता हूँ ये 5वीं बड़ी दुनिया की जो है पॉपुलेशन है, और हम 100 से नीचे शायद दुनिया की इकॉनमीज़ में कहीं खड़े हैं। हमारे पास तो इतना लो बेस है, इस लो बेस से उठना कोई मसला ही नहीं है। ये 12-13 हज़ार मेगावाट की डिमांड एवरेज खड़ी हुई है, इंडस्ट्री की डिमांड तो शायद 3,000 मेगावाट भी नहीं है। तो हमारा इतना लो बेस है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है, आपको पहले मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट एनर्जी रह गया पाकिस्तान के अंदर। और एनर्जी के अंदर जो इसको रिकैप करते जाएं कि टैरिफ के 3 हिस्से हैं। एक 19 रुपये 70 पैसे जो मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी चार्ज है, एक मैं कह रहा हूँ 10 रुपये फ्यूल है, और दूसरा 5 रुपये ट्रांसमिशन लॉस है। ये 35 रुपये का टैरिफ है, 19 रुपये 70 पैसे मैंने कहा कैपेसिटी, 10 रुपये का फ्यूल और 5 रुपये के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ये 35 में से मैंने पहली चीज़ पकड़ी कि 10 रुपये कैपेसिटी चार्ज एक्सेस पे हो रहा है। 19 रुपये 70 नहीं होना चाहिए, ये 9 रुपये होना चाहिए, 10 रुपये 70 पैसे। 10 रुपये 70 का मसला है 1,07,000 करोड़ रुपये, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपये तो प्राइवेट सेक्टर का था, ये नेगोशिएट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपये फॉरेन कंपनी का है, जो हम सारे बात कर रहे हैं कि कैसे उसका डेट पीरियड बढ़ा के उसको नेगोशिएट करना है। और 13,000 मेगावाट एक्सेस पेमेंट गवर्नमेंट को हो रही है, जो कि उसका सबसे कम कैपेसिटी 8 रुपये 70, बट उसके बावजूद उसकी क्योंकि 30% चल रही है, उसके अंदर भी जो है वो 5 रुपये 70 पैसे 11,000 करोड़ रुपये वो उसके भी जो है वो घटने की ज़रूरत है। तो ये अब इस टास्क फोर्स के ऊपर है कि ये 10 रुपये में से कितना लाता है। दूसरा, हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड हेड है 5 रुपये का, 10 रुपये के बाद सेकंड हेड 5 रुपये वाला। ये जो 5 रुपये वाला हेड है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके पास एक डिस्को है जिसका 37.4% लॉस है, एक डिस्को है जिसका 8.06% लॉस है, और एवरेज 16.6% है। तो अगर 16.6% मेरा एवरेज है और मैं अगर लोएस्ट पे चला जाऊं 8.06, तो मेरे पास यहाँ 8% की गुंजाइश है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बचाने की। 35 रुपये पे 8% जो बनता है वो सिंपली 2.5 रुपये बनता है। तो अगर ये 8% हर चीज़ पाकिस्तान की 35, 27, 22, 23 ये सब कुछ 8 पे चला जाए, लोएस्ट जो ISCO का है, तो हम 2.5 रुपये यूनिट यहाँ से भी बचा सकते हैं। ये कैपेसिटी है। ये सेकंड टास्क है कि इसका हुकूमत का फिर काम नहीं है कि मैं जब इसको देखता हूँ, पेस्को 37.5%, सेप्को 34.5%, कैस्को 27%, हेस्को 31.7%, लेस्को 11%, फेस्को 8.5%, तो गैपको 8.6। तो अगर गैपको और फेस्को इतने बड़े जो है हमारे इदारे हैं, अगर वो 8.6% कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि हम एवरेज 16 पे। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ 8% की गुंजाइश है, 2 रुपये 50 पैसे की गुंजाइश। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, इसको ज़ीरो पे भी देना पड़े
ये लें और ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कहें कि जाओ जाके चलाओ। ये 2.5 रुपये भी 250 अरब रुपए बनते हैं। जो आपने कहा 300 अरब रुपए का पूरा टैक्स बनता है, जो कि पूरा आज पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्स लगा दिया। ये 250 अरब रुपए, मैं भी कह रहा हूँ 2.5 रुपये, ये ट्रांसमिशन कंपनीज के अंदर भी मौजूद है। ये दूसरी बचत यहाँ है। अब इनके अंदर इस सारे मामलात में 100% मुझे अली पे एतबार है। ये 10 रुपये जो है, जैसे मैंने कहा 5 रुपये प्राइवेट सेक्टर, 5 रुपये जो है वो फॉरेन जो कंपनीज हैं, 1 रुपये और 70 पैसे जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है। ये इनसे कैसे ये 3 बगैर बिजली बनाए दे रहे हैं हम। ये 11 रुपये 70 पैसे दे दो, 8 रुपये 9 रुपये जो बना के लेते हैं। इसमें से ये कितनी नेगोशिएट करता है? इसने बोला 500 में से 300 अरब अचीव कर चुका है। अब ये जा रहा है फॉरेन कंपनीज की तरफ के डेट एक्सटेंड करके वो कैसे लेना है। ये जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट को कैसे टेक एंड पे पे जाना है। इसके बाद ट्रांसमिशन कंपनीज पे। अगर ये सब कुछ होता है तो मेरा टैरिफ क्या हो जाता है? आइडियल कंडीशन 24 रुपये, 35 रुपए के बजाय। इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ी डिमांड डोमेस्टिक से नहीं आनी, 30% आपके डिक्लाइन, कंज्यूमर से नहीं आनी, ये इंडस्ट्री से आनी है। जो CPEC 2 की भी हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, बिजली मौजूद है, कारखाने मौजूद हैं हमारे पास बिजली बनाने के, तो सनत क्यों नहीं है, जॉब्स क्यों नहीं है? तो ये तब होंगे जब हम एक अफोर्डेबल एनर्जी दुनिया में। आज मैं सुबह देख रहा था, मुझे फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने भेजा, जाम कमाल साहब ने, उन्होंने कहा जी 2 सेंट पे एनर्जी दी जा रही है, वो भी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री को। तो आप लोग कैसे कम्पीट करोगे जनाब के 16 सेंट की एनर्जी के ऊपर? आप गौर साहब बोलते हो अगर आपकी इंडस्ट्री की 9 सेंट हो जाए तो चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ 9 सेंट हो जाएगी, मैं चल जाऊँगा। मैं 38 पे नहीं चल सकता, मैं 9 सेंट पे कम्पीट कर लूँगा 26 रुपये पे। मैंने 26 रुपये पे कम्पीट किया था। मैंने 2019-20 के अंदर $20.5 बिलियन की सिर्फ एक सेक्टर ने एक्सपोर्ट की थी। आप पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का पूरा पैराडाइम उठा लें, $31 बिलियन की पिछले साल एक्सपोर्ट हुई है, 30.6 एग्जैक्ट। उस 30.6 में से टेक्सटाइल ने 17 किया, पूरे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ने 5 किया, और उसके बाद एग्रीकल्चर ने पिछले साल में $8 बिलियन दिया, जिसकी वजह से 30.5 है। तो हमारा पूरे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग अदर देन टेक्सटाइल सिर्फ 5 बिलियन है, टेक्सटाइल 17 पे खड़ी है। $850 बिलियन का केक है, हमारा तो 2% भी शेयर नहीं है। पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट में सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा $5 बिलियन है। तो पाकिस्तान के पास जो बेस लेवल है इतना लो है कि अगर हम हर चीज़ की इनपुट सही करें। हमने कहा 2013 में कि जनाब बिजली नहीं थे, अंधेरे थे, बिल्कुल ठीक था, बट आपने बिजली वो देनी है जो बिजली को अफोर्ड कर सके। आपने जब 60 रुपए की बिजली दी कंज्यूमर को, डोमेस्टिक को, उसने घर पे सोलर लगा लिया। आपने 60 रुपए की एनर्जी एग्रीकल्चर को दी, उसने अपने खेतों में सोलर लगा लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं ले सकता बिजली, तो आपने 10,000 मेगावाट के नए सोलर पैनल आने दिए, जिससे एवरेज 2000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस हुई, क्योंकि 20% सोलर से प्रोड्यूस होती है। और आपने देखा कि इस साल आपकी डिमांड जो है 2000 मेगावाट पीक सीजन में कम हो गई है। ठीक है, तो कोई पॉलिसी नहीं है, देयर इज नो प्लानिंग। में सब कुछ का एक है सोल्यूशन जो हम सब बोल रहे हैं, डिमांड आनी है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री से तब डिमांड आनी है जब आप उसको इंटरनेशनल एनर्जी रेट देंगे। जो आज रीजनल एनर्जी टैरिफ है वो 9 सेंट है, और ये 9 सेंट अगर ये टारगेट अचीव कर जाए अपना, 10 रुपये का इनका टारगेट है कैपेसिटी चेवन का, 2 रुपये ट्रांसमिशन का, इस 12 रुपये में से ये अगर 9 रुपये भी अचीव कर जाते हैं तो ये हम सुरखरू हो गए। पाकिस्तान तरक्की की राह पे जनवरी से। मोहम्मद साहब, क्या जो बात कह रहे हैं गोरेजा साहब, क्या वाकई उस तरफ जाए? एक तो जो सप्लाई प्रॉब्लम है, अमार ने कहा कि सरप्लस सप्लाई इज़ अ गुड प्रॉब्लम अगर आप डिमांड बढ़ा दें। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी आजकल कि हमने अभी $1.7 बिलियन के मज़ीद सोलर पैनल्स मंगा लिए, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो मज़ीद कम होगी। मगर वो कह रहे हैं इवन दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम अगर हम डिमांड बढ़ा दें। डिमांड हैज़ टू बी ड्रिवन बाय इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं 30% की ये गुंजाइश देख रहे हैं उन तमाम एरियाज़ में जो आपने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो डेट की सूरत में हो और दीगर मामलात की सूरत में हो। आपको लग रहा है कि ये सप्लाई प्रॉब्लम टू अ गुड प्रॉब्लम हम कन्वर्ट होने जा रहा है? और आप जरा आप व्हीलिंग चार्जेस की भी बात करते हैं, मैं चाह रहा हूँ आखिर में उस पर भी कमेंट कर दूँ। ओके देखिए, आई टेक अ मार्स पॉइंट, हैविंग सप्लाई, वी आर लकी टू हैव सप्लाई। देखिए अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, हम सबको पता है, जहाँ बिजली है ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास बिजली नहीं है। पाकिस्तान के पास आज माशाल्लाह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जनरेशन का, ऑयल एंड गैस का, तो वी आर लकी इन दैट रिस्पेक्ट। बट हमारी प्लानिंग का फुकदान और गलतियों की वजह से, जैसे मैंने कहा पिछले 20 सालों में देखना चाहिए, फ्रैंकली ये कैबिनेट इन चीज़ों को नहीं देख सकती है, ये काम होता है इदारों का। मैंने ऐसे गवर्नमेंट आई मीन कि हमारे जो इदारे थे, नेपरा, NTDC, PPIB, इनका काम, तो उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं।
आई जस्ट टच अपॉन दैट एंड देन आई आंसर द क्वेश्चन। गलतियाँ क्या हुई हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने जब रिपोर्ट की तो हमने कहा कि जी डॉलर बेस्ड रिटर्न क्यों हो पाकिस्तान में, रुपी बेस्ड रिटर्न हो। उसके बाद रुपी ने बड़ा डिप्रिशिएट किया, जो कि अनफॉर्चुनेट था। बट आज की तारीख में तो हमारा करेंसी काफ़ी हद तक स्टेबल है, हमारी रेमिटेंसीज बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स आर रीजनेबल, हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल में है। हमें सोचना होगा और हमारे इदारों को सोचना है, ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है टू रिकमेंड कि जी हम डॉलर बेस्ड रिजीम क्यों रख रहे हैं इस मुल्क में, वाई नॉट रुपी बेस्ड रिजीम। जिसको इन्वेस्ट करना हो रुपी बेस्ड में करे, क्योंकि ये डॉलर डिप्रिसिएशन जब होती है तो बिजली की कीमत बहुत बढ़ जाती है। इट्स अ विशियस साइकिल दैट वी स्टक इन। सिमिलरली जो हमने 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, हम 10 साल में डेट पे ऑफ करते हैं। IPPs के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इक्विटी पे बैक 3 से 4 साल में हो जाता है। 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? हमने सोचना चाहिए था हमें कि 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट करें, 15 साल के करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देखिए आज जो हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। अगर हमने ये कोल बेस्ड प्लांट या रिन्यूएबल्स या हाइड्रो या न्यूक्लियर ना लगाया होता तो आज हमारी एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा होती, RFO बेस्ड वट एवर। तो देयर इज अ प्लस एंड अ माइनस बोथ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे इदारों को जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम ये बहस करते रहेंगे और मसाइल हल नहीं होंगे, पहली बात। एंड आई कम टू द सप्लाई एंड डिमांड क्वेश्चन। दूसरी बात आपने पहले पूछा था टेक एंड पे, तो हम जो निगोशिएट जिनसे करेंगे उनको हम टेक एंड पे लेके जाएंगे। लेकिन जब हम प्योर टेक एंड पे जाते हैं तो कोई प्लांट अगर 10% चलता है और हमें उसकी ज़रूरत है सिस्टम को, तो 10% तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो हमारा टेक एंड पे मॉडल ये है विच इज़ हाइब्रिड टेक एंड पे, कि जो उनका खर्चा है एक्चुअल वो देंगे, एक्सेस नहीं देंगे, और उनको जो रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट वो टेक एंड पे के बेस पर होगा, जितनी बिजली चलेगी उतना होगा। आई कम टू के डिमांड सप्लाई किस तरीके से सही होगी। देखें कुछ इन मसाइल के जो हल है ना वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, परमानेंट सोल्यूशन। और वो क्या है? वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1, जैसे खालिद मंसूर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वी नीड अ पावर मार्केट इन दिस कंट्री। हम पिछले 5-10 साल से बातें कर रहे हैं, अब आई थिंक अवेयरनेस बिल्डअप हो गई है मुल्क में कि वी नीड अ पावर मार्केट। पावर मार्केट हम बनाएंगे, ये होलसेल मार्केट तो अगले 3-4 माह में आ सकती हैं, बट प्रॉपर उसको रिटेल लेवल तक जाने में शायद 2-3 साल लगेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, हमें प्राइवेट सेक्टर को ये सारे काम देने पड़ेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चलाना, ये ट्रांसमिशन करना, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। इट हैज़ टू बी अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। देखिए ना, सिंगल बायर मॉडल में क्या होता है कि एक तरफ पावर जनरेशन कंपनीज बिजली बेच रही हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर है, इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक। बीच में सरकार खड़ी है, सरकार इज बाइंग, सरकार इज सेलिंग, सरकार हैज़ नो बिजनेस। Market will do it. Sarkar has to come out, market has to replace. So we have to go towards that. But ये markets, ये private sector, ये distribution, transmission का privatization, ये सब में थोड़ा time लगेगा, right? It will be a 2-3 year process. So what do we do immediately? The problem is immediate. जो हमारा डिमांड सप्लाई का इशू है उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी जो कि इमीडिएट मेजर्स करने होंगे, और ये बड़े अर्जेंट मेजर्स हैं। बिकॉज जिस तरीके से दुनिया में स्टोरेज की कॉस्ट कम हो रही है और जिस तरीके से नेबरिंग कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही हैं, हम पीछे रह जाएंगे अगर हमने फास्ट एक्ट नहीं किया। तो 3 चीज़ें, एक तो रियलिटी ये कि हमारे पास साउथ में कैपेसिटी ज़्यादा है और नॉर्थ में डिमांड ज़्यादा है। अब ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट को ख़त्म होने में तो शायद 1-2 साल लगेंगे। व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करें, हम 5 साल का फॉर एग्जांपल पैकेज दे देते हैं कि अगले 5 साल तक एक रेट पर अगर मेरी एनर्जी कॉस्ट है लेट से 10 रुपये और मैं 25 रुपये की बिजली बेचता हूँ, तो कैपेसिटी में मुझे 15 रुपये तो आए। जो कैपेसिटी में मुझे ज़्यादा पैसे मिले, मेरा रेवेन्यू बढ़ा अगर हमारा, तो उसका इम्पैक्ट नॉर्थ की इंडस्ट्री पे भी जाएगा, बिकॉज उसकी भी कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। तो वी नीड टू कम अप विथ अ मॉडल वेयर बाय, जैसे हमारे ने ऑक्शनिंग का कहा, इट मे बी और मे नॉट बी ऑक्शनिंग, आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट, बट बॉटम लाइन इज कि जहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी है वहाँ पर हम इंडस्ट्री को लगवाएं। नॉर्मल इंडस्ट्री लगे, कुछ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, डेटा सेंटर्स हैं, स्मेल्टर जैसे हम बात कर रहे थे रुहेल वगैरह के साथ। सो जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री हो वो लगे, गिव देम अ पैकेज फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, और उन सालों में जब तक हमारा एक परमानेंट हल नहीं होता तो हमारी बिजली ज़्यादा बिकना शुरू हो, हमारा कैपेसिटी का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ साथ पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नंबर 1, दैट्स नंबर 1, दैट इट हैज़ टू बी स्लाइटली इनोवेटिव देन व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। सेकेंडली, हमें व्हीलिंग चार्ज, एक रीज़नेबल व्हीलिंग चार्ज इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम जो कहते हैं कि जी 26-28 रुपये, कोई व्हीलिंग नहीं होगी इस रेट पर। आइडियली ये अगर 8-9 रुपये होता, 7-8 रुपये होता तो इट वुड हैव बीन आइडियल। मुझे लगता है कि शायद 8-9 रुपये मुश्किल होगा, शायद हम 12-13 को अचीव कर सकें। और वो भी कैसे अचीव होगा कि हमें अपना टैरिफ रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी।
कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर हमें फिक्स टैरिफ थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये माहाना ज़्यादा हो जाता है और हमारे मुल्क में व्हीलिंग आ जाती है, तो उससे क्या होगा कि जब व्हीलिंग आएगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपकी कैपेसिटी रेट जब कम होगा तो इवेंचुअली उस 100 रुपये का इम्पैक्ट भी इतना फील नहीं होगा मुल्क को, तो व्हीलिंग हमें करनी होगी। थर्डली, हमें इमीडिएटली सोचना चाहिए नेट मीटरिंग का। जिस स्पीड से सोलराइजेशन हो रही है और जिस रेट पे हम सोलर नेट मीटर कंज्यूमर से ख़रीद रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है जी। अगर मैं सोलर ख़रीदता हूँ तो 8, 9 रुपये, 10 रुपये होना चाहिए। तो ये नेट मीटरिंग, व्हीलिंग, ये जो सप्लाई जहाँ पर है एक्सेस, वहाँ पर कुछ पॉलिसी लाना, ये चीज़ें इमीडिएट करनी पड़ेंगी। एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में विल हैव टू गो टुवर्ड्स अ पावर मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन। साहब, और रोहित साहब, आपने भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ, क्योंकि बात यहाँ आ गई है कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सो पावर सेक्टर प्रॉब्लम इसेंशियली सिर्फ पावर सेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसमें आप क्योंकि सिर्फ पावर सेक्टर के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे करियर में इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ वाबस्ता रहे हैं, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है, बड़ी कंपनीज के साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं। इस मसले से हम निकल सकते हैं और क्या सॉल्यूशन आपके जहन में? आई थिंक जो मोहम्मद अली कह रहे थे, आई थिंक वी हैव टू सिट डाउन एंड लुक एट न्यू एरियाज। हम जस्ट बिफोर द शो स्टार्टेड हम यही डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि मैं 2-3 दिन पहले एक KP का इन्वेस्टमेंट शो था और एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं US में होता हूँ, आई एम गोइंग टू इथोपिया, आई एम गोइंग टू बाय 2000 मेगावाट्स ऑफ कैपेसिटी। और वो डेटा सेंटर बना रहे थे और वो डेटा सेंटर यहाँ होस्ट, मतलब उनकी कंट्री इथोपिया में होस्ट करना चाह रहे थे और वहाँ उनको ऑफ़र मिल रही थी 3 या 4 सेंट की। अब ऑब्वियसली 3-4 सेंट हम नहीं कर सकते, बट क्लियरली अगर हम एक मार्जिनल बेसिस पे फ्यूल प्लस कुछ कैपेसिटी पेमेंट हम जो रिकवर कर लें, इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को हम करें कि जो वो ब्लॉक्स में 500, 1000, 2000 मेगावाट्स की करें। वन ऑफ द चाइनीज़ कंपनी ऑल्सो सेट कि भाई हम एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर लगाना चाहते हैं, वो भी एक पावर गजलर है बेसिकली, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि इन एडिशन टू लोअरिंग द टैरिफ, ये जो नॉर्मल इंडस्ट्री तो ग्रो होगी, जिस तरह गौर साहब ने कहा कि 9 सेंट्स हो जाएँ तो हम, अब वो कितना, अगर हमारा बेस ही 3000 है, 3500 है तो 4 हो जाएगा, 4.5 होगा। बट वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विथ न्यू आइडियाज़ कि भाई हम स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ यार एवरेज पे क्या होगा, थिंक इंक्रीमेंटली एंड सी कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको फिर हम ये प्राइस पे देखें, हमारी एक्चुअली सबके लिए फिर वो कैपेसिटी प्राइस बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो सप्लाई साइड की जो प्राइसिंग की बात थी, जो ये साउथ नॉर्थ की, जस्ट टू क्वान्टिफाई दिस नंबर हमने कैलकुलेट किया था, बिकॉज इस वक्त LNG के प्लांट्स चल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपये 24 रुपये है, एंड साउथ के 14-15 रुपये वाले प्लांट्स बंद पड़े हुए होते हैं, राइट। दिस हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कम 200 बिलियन रुपये इसकी वजह से वी आर लूजिंग आउट, राइट। एंड इसके ऊपर HVDC भी लगाया था 4000 मेगावाट की, वो फुली फंक्शनल नहीं है। एंड एज मोहम्मद अली सेड कि ये तो हमने 2015 में सारे प्रोजेक्ट एनविजिज किए थे, अगर 10 साल बाद भी अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो देयर समथिंग रॉन्ग इन दैट। वो एक इशू है। जो टैरिफ में आपने पॉइंट आउट किया, 4 रुपये ऐसे हैं जो वो दे कॉल PHPL सरचार्ज, मतलब जो पुराने सर्कुलर डेट है, जो करंट कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इंटरेस्ट वो आप लोड कर रहे हैं। सो क्लियरली ये जो टैक्सेस की रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आई थिंक दिस ऑल्सो शुड फिगर इन कि जो सरचार्जेस हैं उसकी कॉम्पोजिशन देख के उसको तो कम से कम ख़त्म करें ना, जो करंट से कुछ ताल्लुक नहीं है इसका। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम देखा जा सकता है। आप ऐसा, मैं भी आपसे भी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज फॉर्मर चेयरमैन एप्टमा, आपको नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हों, एक ऐसे सिनेरियो में हम एंटर हो रहे हैं जिसमें लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, सरप्लस सप्लाई, और जब गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो पावर की प्राइसिंग है उसको कम करें, कि डिमांड बढ़े पावर की और हम इस मसले से निकलें। इसमें मैं टाइम की अहमियत को बहुत ज़ोर दूंगा कि ये जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें शायद मुझे सही नंबर नहीं पता, अगर मोहम्मद अली साहब बताएं कि नेक्स्ट 5 साल में मज़ीद कितनी बिजली एडिशन होने वाली है, अगर 10, 12, 15 हज़ार मज़ीद नाज़िल होने वाले हैं नेक्स्ट 5-6 साल में, तो अगर आज हम ग्रो भी करेंगे तो हम 0.0 पे ही रहेंगे। अगर हम 1000 ग्रो करते हैं और 1500 ऐड हो रहे हैं तो हमारी पोजीशन जो है वो एग्रीवेट होगी, सॉल्व नहीं होनी। तो हमें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चाहिए, तब जाके हम इस पोजीशन में होंगे कि ना सिर्फ पुराने बैकलॉग को कवर करें बल्कि नए आने वाली कैपेसिटी को भी एब्जॉर्ब करें, वो भी अच्छी खासी प्राइसेस पे हैं। सर अगर आप कुछ बताएंगे कितना आने वाला है? और आने वाले वक्तों में जो आ रही है बिजली, जो ऑलरेडी कमिटेड है, वो न्यूक्लियर और हाइड्रो है प्राइमरीली।
तो उसकी एनर्जी कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर अगेन डेट अगर 10 या 12 साल का है तो उसका इम्पैक्ट होगा। पर वो मेगावाट्स कितने हैं? वैसे मगर वाकई उसकी क्योंकि बहुत मैसिव कैपेसिटी चार्जेस तो उसके होंगे ये टॉकिंग अबाउट 6 to 8,000 मेगावाट, 8 to 10,000 रादर, 8 to 10,000। लेकिन उसके ऊपर आजकल बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरीके से तो उसका हम पीरियड थोड़ा एलोंगेट कर लें, एक्सटेंड कर लें, सॉरी। जो हाइडल होगा तो पीएसडीपी फाइनेंस्ड होगा प्रॉब्लम। हाँ, पीएसडीपी होगा, रीलेंट लोन्स होंगी, न्यूक्लियर के अंदर भी रीलेंट लोन्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो है। लेकिन मगर फिर कंज्यूमर पर उसका कैपेसिटी चार्जेस का इम्पैक्ट नहीं आएगा? आ सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन साथ साथ आपकी डिमांड ग्रो भी कर रही है ना, क्योंकि आपके ट्रांसमिशन जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो अगले 1-1.5 साल में सॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके यूसेज बढ़ जाएगा। तो वी ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट। तो दूसरी इंडस्ट्री के इसमें मैं ऐड करूँ, आज के दिन जो डिबेट है उसका मकसद ये है कि हमने ये आखिरी मौका है, कर डालो पाकिस्तान के लिए। ये आपकी जो है वो सीरीज़ चल रही है। हमें अपने मसलों को जो है आज अपनी ज़ात से बढ़ के जो है वो निकल के सोचना होगा, और हुकूमत ने भी अगर जो गलतियां की हैं उसको ओन करना पड़ेगा। उसको आवाम पे डाल देंगे कि जो गलतियां की हैं, प्लानिंग नहीं ठीक थी, 43,000 मेगावाट लग गया, कहीं इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही, हम दोबारा से 12,000 मेगावाट मेरे हिसाब से लगाने जा रहे हैं। हमें पानी की स्टोरेज की ज़रूरत है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छा है हाइडल उसमें, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट ऑफ इज एनर्जी, तो उसको उस तरह से गिने। उसको ये कैपेसिटी पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आना ही टेक एंड पे है कि जितनी बिजली बेचोगे उसके पैसे मिलेंगे जिस इदारे। अगर ये आज मोहम्मद अली साहब ने ये ना कर डाला, ये इनको जो मौका मिला हुआ है, ये 1.1 ट्रिलियन है और आने वाला भी 1 ट्रिलियन है। दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टेक एंड पे जाना है। ये टेक और पे पे नहीं जाना कि बिजली बनाए दे ना दें पैसे देंगे। इस कॉन्सेप्ट से निकलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। यही पाकिस्तान की तरक्की का राज है, यही हमारी बेसिस है। इसी वजह से हर चीज़ रुकी हुई है। एनर्जी इज़ आवर बेसिक प्रॉब्लम। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली साहब ज़ाहिर जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे वो सपोर्ट मिले और उस तरीके से वो डिलीवरी भी हमें नज़र आ रही हो। नाज़रीन, आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए, कर डालो की जो ट्रांसमिशन है आपने देखी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आए हैं। सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हुए, उनके सोल्यूशन की भी बात हुई है। डिमांड पाकिस्तान को बढ़ानी है, तरक्की पाकिस्तान ने करनी है, इंडस्ट्रीज ने ड्राइव करना है। जो मोहम्मद अली साहब कमिट कर रहे हैं कि वो बहुत मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं ताकि जो टैरिफ है वो कम हो, और अगर जितना कहा जा रहा है उतना कम हो जाता है तो ज़ाहिर है उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।